दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं महारानी सीजन 1, 2 और 3 के सारे एपिसोड्स को, ताकि आपको सीजन 4 देखने में दिक्कत ना आए। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीजन 1 एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें बिहार के 1998 का सीन दिखाते हैं, जहां दिलीप नाम का आदमी साइकिल से उसके मालिक राय साहब के पास जाता है, जो कि ऊंची कास्ट के थे। राय साहब दिलीप से उसका हालचाल पूछते हैं। तब दिलीप कहता है कि आज के बाद उसकी बीवी उनके यहाँ काम पे नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कास्ट वालों की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि वह ऊंची कास्ट वालों के यहाँ काम नहीं करेंगे। दरअसल दिलीप नीची कास्ट का आदमी था और उस समय ऊंची कास्ट के लोग नीची कास्ट के लोगों को उनका नौकर समझकर उनसे घर के काम करवाते थे। जैसे ही राय साहब ये बात सुनते हैं, वह गुस्सा होकर दिलीप की बेइज्जती करने लगते हैं। तब दिलीप भी उनको जवाब देता है कि अब परिवर्तन आ रहा है और बिहार का नया सीएम भीमा भारती बना है, जो कि उन्हीं की कास्ट का है। ये सब देखकर राय साहब का एक आदमी गुस्से में दिलीप को गोली मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ में बिहार के नए सीएम भीमा भारती और उनकी पार्टी के चीफ सेक्रेटरी सत्येंद्र नाथ मिश्रा को दिखाते हैं, जिन्हें सब लोग मिश्रा जी कहकर बुलाते हैं। और मिश्रा जी भीमा से पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तब भीमा मिश्रा जी को बोलते हैं कि आज वे अपने घर जा रहे हैं, उनको किसी और विषय के बारे में बात करनी ही नहीं है। दरअसल आज छठ पूजा का दिन था और भीमा भारती काफी दिनों बाद अपने घर वापस जा रहे थे। भीमा अब अपने गाँव पहुँचकर मीडिया में थोड़ा सा भाषण देते हैं, फिर अपने घर का गेट खटखटाते हैं। तब हमें सीएम भीमा की वाइफ रानी भारती को दिखाते हैं, जो कि अपने पति से नाराज थी, क्योंकि वह राजनीति के चक्कर में उनके परिवार को बिल्कुल भूल से गए थे। रानी पहले तो भीमा के मुंह पर गेट बंद कर देती है, पर बाद में अपने बच्चों के कहने पर गेट खोलती है। भीमा अब अपने बच्चों को कपड़े और खिलौने देता है। फिर वह अपनी नाराज बीवी को एक सुंदर साड़ी देकर मनाता है, पर रानी नहीं मानती। फिर कुछ मिन्नतें करने के बाद भीमा आखिरकार रानी को मना ही लेता है और कहता है कि वह अपने पति होने की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। तब रानी भीमा को गाय का दूध निकालने के लिए कहती है कि जाओ जिम्मेदारी निभाओ, जिसे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब दूध निकालने के बाद रानी भीमा को दूध बाहर जाकर बेचने के लिए कहती है और मीडिया वाले इस न्यूज को काफी अच्छे से दिखाते हैं, जिससे भीमा की पॉपुलैरिटी जनता में और बढ़ जाती है। अब सीन चेंज होता है, जहाँ नवीन कुमार नाम के विधायक को देखते हैं, जो कि भीमा भारती की न्यूज देख रहा था। नवीन कुमार भीमा भारती की पार्टी का ही नेता था, पर वह भीमा से काफी जलता था, क्योंकि नवीन को बिहार का सीएम बनना था, मगर उनकी पार्टी ने भीमा को सीएम बनाया था। असल में भीमा के साथ उनकी पार्टी के ज्यादा ही लोग थे, जिन्होंने सीएम बनने के लिए भीमा को अपना वोट दिया और वह बिहार का सीएम बन गया। उसके बाद हमें प्रेम कुमार चौबे को दिखाते हैं, जो कि एक पावरफुल नेता है। प्रेम कुमार नवीन के सामने भीमा की तारीफ करके कहता है कि भीमा की लोकप्रियता की वजह से उनकी पार्टी जीती है। ये सुनकर नवीन गुस्से में प्रेम कुमार के कपड़े उतरवा कर कहता है कि सीएम की कुर्सी पर उसका हक है और वो उसको पाकर ही रहेगा। उसके बाद हमें शंकर महातो को दिखाते हैं, जो कि लाल गैंग का लीडर है और वो लोअर कास्ट पर अत्याचार करने वालों को खत्म करके उनसे बदला लेता है। अब शंकर राय साहब क्या जाता है, जिसने सीरीज की शुरुआत में दिलीप को मारा था, और वो राय साहब के साथ सारी ऊंची जाति के लोग जो कि उन पर अत्याचार कर रहे थे, उनको एक साथ खड़ा करके गोली मरवा देता है। अगले दिन भीमा भारती मरने वालों के पास जाता है, जहाँ डीजीपी सिद्धांत भीमा भारती को सारी जानकारी देते हैं कि सारे लोग कैसे मरे। भीमा मरने वाले लोगों के परिवार के पास जाकर दुख प्रकट करते हैं। इधर हम गौरी शंकर पांडे को देखते हैं, जो कि एक बाहुबली नेता है। वह न्यूज देख रहे थे कि नवीन कुमार अपनी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करके कहते हैं कि भीमा भारती की सत्ता में जातिवाद बढ़ रहा है और लोग मारे जा रहे हैं। तब गौरी शंकर समझ गया था कि नवीन बाबू अब राजनीति खेल रहे हैं, तो गौरी शंकर भी अपने साथी को राजनीति में अपनी चाल चलने के लिए कहते हैं। इधर नवीन कुमार अब पब्लिक में सीएम भीमा के खिलाफ भाषण दे रहा था, तभी भीमा अपनी गाड़ी में से नवीन को देखकर चले जाता है। अब बिहार की राजनीति में फिलहाल काफी गर्मा गर्मी हो रही थी। तब दिल्ली से बोरा जी भीमा भारती को फोन करके बिहार की सारी समस्या को संभालने को कहते हैं और कह दे कि अपने राजधर्म का पालन करो। फिर यहाँ प्रेम कुमार, जो कि नवीन का खास आदमी था, वह लाल गैंग के शंकर महातो को जाकर 50 लाख रुपए देता है। तब पुलिस वाले अचानक से प्रेम कुमार और लाल गैंग के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को किसी ने प्रेम कुमार और लाल गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। पुलिस वाले प्रेम कुमार को पकड़ लेते हैं, पर लाल गैंग वाले वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। मीडिया अब नवीन कुमार के ऊपर सवाल उठाने लगती है कि उसने शंकर महातो के साथ मिलकर लोगों को मरवाया है, क्योंकि शंकर महातो को नवीन कुमार का खास आदमी प्रेम कुमार पैसे देता हुआ पकड़ा गया। नवीन अब सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर उनको बहुत सुनाता है, फिर कहता है कि मुझे पता है तुम भीमा भारती से मिले हुए हो और तुमने उनके साथ मिलकर प्रेम कुमार को पकड़वाया है, जिससे उसकी जनता के सामने छवि खराब हो। डीजीपी सिद्धांत अब नवीन कुमार को कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आप भीमा का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। अगले सीन में रानी भारती नदी के किनारे जाकर छठ पूजा करती है, तब भीमा भारती भी वहाँ कर उनका साथ देता है। तभी दो आदमी बाइक से आकर सीएम भीमा भारती को गोली मारकर वहाँ से भाग जाते हैं और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में डॉक्टर मीडिया में भीमा भारती की कंडीशन की जानकारी देकर कहते हैं कि उनको 2 गोलियां लगी थी। इधर कावेरी श्रीधरन, जो कि सीएम की सेक्रेटरी हैं, वह पुलिस इंचार्ज निशिकांत को सुनाकर कहती हैं कि उनसे सीएम की सिक्योरिटी में चूक कैसे हो गई। तभी मिश्रा जी वहाँ आकर डीजीपी सिद्धांत और निशिकांत से कहते हैं कि उनको सीएम भीमा भारती के ऊपर गोली चलाने वाले आदमी 2 दिन के अंदर सामने चाहिए, नहीं तो वह उन सबकी वर्दी उतरवा देंगे। रानी भारती अब अपने बच्चों के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होती है। तब मिश्रा जी वहाँ आकर रानी भारती को बताते हैं कि भीमा अब खतरे से बाहर है। फिर मिश्रा जी रानी के बच्चों को घर भिजवा देते हैं, क्योंकि उनका रात को हॉस्पिटल में रहना सही नहीं था
और हॉस्पिटल में अब गौरी शंकर आकर मिश्रा जी से मिलते हैं। फिर रानी भारती अब भीमा से मिलती है। तभी गौरी शंकर मां नकली दिखावा करने लगता है कि उनको भीमा की काफी चिंता है। तब वे रानी भारती को बोलते हैं कि भीमा को राजनीति उन्होंने सिखाई है, जिस पर रानी गौरी शंकर को कहती है कि आप भीमा को साफ बोलिए, जिससे गौरी शंकर को बेइज्जती सी फील होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नवीन कुमार भी अब भीमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। इसके बाद मिश्रा जी डॉक्टर को जबरदस्ती करके कहते हैं कि एक बुलेटिन जारी करिए जिसमें वह लिखेंगे कि सीएम भीमा भारती की तबीयत में काफी सुधार हुआ है और वे कल उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। मिश्रा जी ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि जनता का सीएम पर विश्वास बना रहे और सीएम भीमा का पद बच जाए, क्योंकि इस अवस्था में वह सीएम बने नहीं रह सकते। अगले दिन भीमा भारती को उनके घर ले जाकर आगे का इलाज शुरू किया जाता है, जिसके बाद मिश्रा जी अब पार्टी ऑफिस जाते हैं क्योंकि उनको गौरी शंकर ने जरूरी काम के लिए बुलाया था। अब जैसे मिश्रा जी पार्टी ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं, वहाँ पर सारे विधायक बैठे थे और दिल्ली से हाई कमांड बोरा बाबू भी वहाँ आए हुए थे। बोरा बाबू मिश्रा जी से भीमा भारती की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। तब मिश्रा जी कहते हैं कि भीमा भारती जल्दी ठीक होकर अपना काम संभालेंगे। इसी बात पर नवीन कुमार कहता है कि मिश्रा जी आप खेल मत खेलिए, और वो भीमा भारती के डॉक्टर को बुलाता है। तब भीमा के डॉक्टर सभी को बताते हैं कि भीमा भारती को सही होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, तब तक वह बेड पर ही रहेंगे, मतलब कि पार्टी को अब नया सीएम चुनना पड़ेगा। बोरा बाबू अब मिश्रा जी से भीमा भारती से मिलाने को कहते हैं और अगले दिन बोरा बाबू भीमा से जाकर मिलते हैं और पार्टी का हाईकमांड का फैसला सुनाकर कहते हैं कि अब उनको उनकी पार्टी से बिहार का नया सीएम चुनना होगा। तब भीमा भारती मिश्रा जी से कहलवाते हैं कि पार्टी का नया सीएम ये लोग भीमा भारती को ही चुनेंगे, क्योंकि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिस विधायक के पास विधायक का सबसे ज्यादा समर्थन होता है वही सीएम बनता है या फिर चुनता है। तब बोरा बाबू कहते हैं कि अगर सीएम उम्मीदवार के पद को चुनते टाइम भीमा के पास ज्यादा विधायक के वोट हुए तो वही सीएम चुनेगा। इसके बाद भीमा भारती की पार्टी के अंदर अब सारे मिनिस्टर बोरा बाबू से मिलकर उनका नाम सीएम पद के लिए चुनने के लिए कहते हैं। इधर नवीन कुमार अपने सारे साथी विधायक को समझाकर 10 विधायक के नाम देता है जो कि भीमा से नाराज थे, ताकि नवीन कुमार के साथ ही उन 10 विधायक से कैसे भी करके कल उनके सपोर्ट में वोट करवा सके। अब नवीन के साथी विधायक अपना पूरा जोर लगाकर उन 10 विधायक को नवीन की तरफ करने में लग जाते हैं। इधर मिश्रा जी ये सारी बात जाकर भीमा को बताते हैं। तब भीमा के पास एक प्लान था जिससे वे सारा गेम ही पलट देंगे, और इधर गौरी शंकर भी खुश था क्योंकि उसके पास भी सीएम बनने का एक प्लान था। रानी भारती को पता चलता है कि उनके पति ने अब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे सुनकर वो काफी खुश होती है क्योंकि अब भीमा भारती उनके साथ अच्छे से टाइम बिता पाएंगे। इसके बाद अब पार्टी की मीटिंग होती है जहाँ सारे विधायक आते हैं और गोरा बाबू सभी विधायक के वोट लेते हैं। फिर जैसे ही वह रिजल्ट अनाउंस करने वाले होते हैं तभी प्रेम कुमार चौबे जेल से आ जाता है, जिसको पुलिस ने छोड़ दिया था। गोरा बाबू अब रिजल्ट अनाउंस करते हैं जहाँ गौरी शंकर को 8 वोट मिले थे, भीमा भारती को 52 वोट मिले थे और नवीन कुमार को 57 विधायक ने समर्थन दिया था, मतलब कि नवीन कुमार सीएम बनने वाला था। तभी गौरी शंकर उठकर बोलते हैं कि वे अपने 8 विधायक के साथ भीमा भारती का समर्थन करते हैं, मतलब कि भीमा भारती के पास टोटल 60 विधायक का समर्थन हो गया था, जिससे भीमा भारती जीत गए। नवीन ये सुनकर गुस्से में गोरा बाबू पर ही भड़कने लगता है और कहता है कि ये उनके साथ गलत हो रहा है, जिसके बाद नवीन अपने साथी विधायक के साथ मीटिंग से चला जाता है। मतलब कि भीमा का यही प्लान था, भीमा को अपने विधायक में से किसी एक को सीएम चुनना था क्योंकि वो तो 6 महीने के लिए बेड पर था। तब गौरी शंकर काफी खुश होता है क्योंकि उसको पता था कि उसने भीमा को उसके 8 वोट से सपोर्ट किया है तो भीमा उसे ही सीएम बनाएगा। इसलिए गौरी शंकर पहले ही अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे देते हैं ताकि वह सीएम का पद संभाल सके, मगर भीमा सीएम के पद के लिए उसकी पत्नी रानी भारती को चुनता है और गौरी शंकर का पोपट हो जाता है। पार्टी के सभी लोग अब रानी भारती को फूलों की माला पहनाकर बधाई देते हैं और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास अपनी वाइफ से बात करते हैं कि भीमा ने काफी मस्त गेम खेला है, सीएम उसकी पत्नी रानी भारती बनेगी और सरकार वो चलाएगा। फिर रानी भारती अब पटना के राजभवन में सभी लोगों के सामने शपथ लेती है, पर रानी भारती को तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, जिससे रानी भारती की लोगों के सामने काफी बेइज्जती होती है क्योंकि वह शपथ के सारे शब्द गलत बोल रही थी। इसके बावजूद रानी भारती बिहार की सीएम बन जाती है। अगले दिन कावेरी जी सीएम रानी भारती को सचिवालय ले जाने आती है, मगर रानी भारती साफ मना कर देती है क्योंकि रानी भारती को उसके बच्चों के लिए खाना बनाना था और उनकी गाय भैंस का भी ख्याल रखना था। जिसके बाद वह अपने कमरे का गेट बंद कर देती है। मिश्रा जी अब रानी भारती को जबरदस्ती उठाकर कार्यालय ले जाते हैं जहाँ सभी लोग रानी भारती को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते हैं। इस पर रानी भारती सबको कहती है कि आप लोगों को शर्म नहीं आती जो एक ब्याह करी हुई औरत को फूल देते हो। थोड़ी देर बाद रानी भारती उसकी बेटी को फोन करती है। तब रानी अपनी बेटी को उसके पापा भीमा का ध्यान रखने के लिए कहती है और उनकी भैंस को पटना के किसी भैंसे के साथ मिलन करवाने के लिए कहती है, जो सुनकर कुछ विधायक हंसने लगते हैं। तब मिश्रा जी रानी भारती का फोन काट देते हैं। अब कार्यालय खत्म होने के बाद मिश्रा जी कावेरी को सीएम रानी के पहले दिन के निर्णय खुद बताकर मीडिया में देने के लिए कहते हैं ताकि जनता को सीएम रानी भारती पर विश्वास आ पाए। फिर दिवाकर नाम का विधायक मिश्रा जी से आकर कहता है कि सीएम मैडम की योग्यता पर मीडिया सवाल उठा रही है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि सीएम रानी की योग्यता समय आने पर सामने आ जाएगी। नवीन कुमार अब भीमा की पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन की पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जो कि भीमा भारती न्यूज पर देख लेता है। इधर मिश्रा जी गौरी शंकर से मिलने जाते हैं। तब गौरी शंकर मिश्रा जी और भीमा भारती पर गुस्सा था क्योंकि उनकी वजह से वह सीएम तो बना नहीं बल्कि उल्टा पार्टी प्रेसिडेंट का पद भी उसने छोड़ दिया। तब मिश्रा जी गौरी शंकर को कहते हैं कि उनको तो लगता है कि भीमा पर गोली चलवाने में उनका ही हाथ है, पर गौरी शंकर एकदम मना कर देते हैं, जिस पर मिश्रा जी कहते हैं कि आप इसके बारे में पता लगाइए, बदले में आपको पद और सम्मान दोनों मिलेंगे। इधर रानी देवी एक बार फिर से सचिवालय जाने के लिए मना करती हैं। तब मिश्रा जी रानी भारती को भीमा के पास ले जाकर काफी इमोशनल स्पीच देते हैं ताकि रानी सीएम के पद को अच्छे से संभाले। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा अब रानी को कहता है कि सत्ता और सुहाग दोनों तुम्हारे हाथ में ही है, इसे अच्छे से
से संभालना। अगले सीन में हमें मुखिया नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि एक ऊंची जाति के संगठन का लीडर है। मुखिया का मकसद है कि वह नीची जाति वालों को मारकर खत्म कर दे, क्योंकि उसको नीची जाति वाले लोगों से सख्त नफरत थी। इसलिए मुखिया सभी ऊंची जाति के लोगों को इकट्ठा करके उनको नीची जाति के खिलाफ भड़का रहा था। अगले दिन रानी भारती खुद ही सचिवालय जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर कविता चौंक जाती है। रानी अब रास्ते में कावेरी से पूछती है कि उनके पति भीमा पर गोली चलाने वाले का अभी तक पता क्यों नहीं चला। तब कावेरी कहती है कि पुलिस जांच कर रही है, जिसके बाद रानी सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर कहती है कि भीमा पर गोली चलाने वाले को जल्दी पकड़िए, नहीं तो वह उसी पर कार्रवाई कर सकती है, जो कि कावेरी ने उसको बताया था। इंस्पेक्टर निशिकांत अब मुखिया के आदमी कुंवर सिंह को मिलकर बोलता है कि उसको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कुछ तो करना होगा, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तब कुंवर सिंह निशिकांत को भीमा पर गोली चलाने वाले आदमी दे देता है, जिसके बाद उन दोनों की लाश मिलती है और उसका सारा क्रेडिट निशिकांत ले लेता है, यानी कि निशिकांत ने उन दोनों को ही मार दिया। और डीजीपी सिद्धांत को भी पता था कि जिन्होंने भीमा भारती पर गोली चलाई है वह दोनों मुखिया के आदमी थे और निशिकांत भी उनसे मिला हुआ है। इसी बात को लेकर डीजीपी सिद्धांत और निशिकांत के बीच काफी तगड़ी बहस होती है। नवीन कुमार अब उसके मौसा जी जो बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास हैं, उनसे मिलता है और उन्हें विधानसभा का नया सत्र शुरू करने के लिए कहता है, ताकि वह रानी भारती को सबके सामने एक्सपोज करके ये बता सके कि रानी भारती सीएम पद के लिए सक्षम नहीं है। इधर रानी भारती अब विधानसभा जाती है, जहाँ काफी सारे विपक्ष के नेता उन पर हंसते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विधानसभा के स्पीकर आ जाते हैं और डिबेट शुरू होती है। नवीन कुमार डिबेट की शुरुआत करते ही रानी भारती की काबिलियत पर उंगली उठाकर कहता है कि रानी भारती की शिक्षा, अनुभव, राजनीतिक जीवन और राज्य की समस्या का ज्ञान जीरो है, वह सीएम के पद के लायक है ही नहीं। जिसके बाद विपक्ष रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। तब रानी भारती की बोलने की बारी आती है, जहाँ रानी भारती नवीन की बात का जवाब देते हुए कहती है कि हम अपने शौक से अनपढ़ नहीं है, बल्कि उनके गाँव में स्कूल था ही नहीं, इसलिए वह पढ़ नहीं पाई और वह लोगों की समस्या ज्यादा अच्छे से समझती है, क्योंकि वह तो उनके बीच ही रही है और अनुभव तो उसको 27 साल का है, जो कि उसने घर चला के पाया है। फिर रानी भारती कहती है कि जो औरत घर संभाल सकती है वह राज्य भी संभाल सकती है और देश भी चला सकती है। जिसके बाद उसकी पार्टी के सारे लोग रानी भारती के लिए ताली बजाकर रानी भारती जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और इससे नवीन कुमार और पूरे विपक्ष का मुंह उतर जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में गाँव में किसी की शादी हो रही थी। तब मुखिया के आदमी कुंवर अपने साथियों के साथ आकर शादी के सभी लोगों को एक एक करके गोली मारने लगता है, क्योंकि वह सब नीची कास्ट के थे और गाँव में हर तरफ कत्लेआम मच जाता है। फिर वहाँ मुखिया आता है और दुल्हन को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब सीएम रानी भारती मरने वाले लोगों की फैमिली के पास जाती है, तो वह उनके बच्चों और परिवार की लाशों को देखकर खुद भी रोने लगती है। फिर सीएम रानी सीधा डीजीपी सिद्धांत के पास जाकर उनको फटकार लगाती है और डीजीपी सिद्धांत को 13 दिन का समय देती है, ताकि वह मुखिया और उसके आदमी को पकड़ सके, नहीं तो वह सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर देगी। अगले सीन में एक रंजना नाम की औरत गाँव के सभी लोगों को पोलियो ड्रॉप ला रही होती है। तभी वह घर पर जाती है, जहाँ घोड़ा साफ करने वाला आदमी उसको भगा देता है। फिर वह औरत एक ढाबे में जाकर डीजीपी सिद्धांत से मिलती है और हमें समझ आता है कि ये तो एक पुलिस वाली थी। डीजीपी सिद्धांत अब रंजना से मुखिया के बारे में पूछता है। तब रंजना कहते कि उसको घोड़े वाले घर में शक हो रहा था। तभी एकदम से कुंवर सिंह अपने आदमियों के साथ आकर वहाँ डीजीपी और पुलिस वालों को घेर लेता है। फिर कुंवर सिंह डीजीपी को बाहर आने के लिए कहता है। तब डीजीपी काफी डर गया था, तो वह गौरी शंकर को फोन करके मुखिया से बात करके उसको और पुलिस वालों को छोड़ने के लिए कहता है। तब गौरी शंकर बदले में डीजीपी से 70 लाख रुपए मांगते हैं और उनकी डील हो जाती है। अब कुंवर सिंह डीजीपी सिद्धांत को कब्जे में करने वाला होता है। तभी उसको मुखिया का फोन आता है, इसलिए कुंवर को डीजीपी सिद्धांत और बाकी पुलिस वालों को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद अब कुंवर सिंह डीजीपी को बैठाकर बात करता है। तब रंजना और डीजीपी कुंवर सिंह पर ही उल्टा गोली तान कर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। सीएम रानी भारती अब कुंवर सिंह को पुलिस स्टेशन में जाकर काफी कुछ सुनाती हैं। तब कुंवर सिंह कहता है कि हम लोगों को मारते नहीं बल्कि उनका वध करते हैं। जिसके बाद पुलिस वाले कुंवर सिंह को बहुत मारते हैं। अब ये न्यूज मीडिया में सारी तरफ फैल जाती है कि मुखिया का राइट हैंड कुंवर सिंह गिरफ्तार हो गया है, जो कि सरकार के लिए बड़ी कामयाबी थी। गवर्नर गोवर्धन दास अब भीमा भारती से मिलने आते हैं और वह दोनों राजनीति के ऊपर बातें करते हैं। इधर रानी भारती अब कार्यालय में कावेरी से साइन करना सीखती है और फिर वो उससे बिहार के विकास के लिए आए प्रोजेक्ट की फाइल्स कावेरी से पढ़वाती है। तब रानी भारती को पता चलता है कि बिहार के फाइनेंस सेक्रेटरी हर प्रोजेक्ट की फाइल पर नो फंड लिख रहे हैं। जिसके बाद रानी भारती फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम से जाकर मिलती है और परवेज आलम रानी भारती को सब सिंपल भाषा में बताता है, ताकि सीएम रानी को सब समझ आए। वह बोलता है कि सरकारी राजकोष में पैसा ही नहीं है, तो वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड कैसे दे सकता है। साथ ही परवेज आलम अब रानी भारती को उनके सरकारी राजकोष में पैसा न होने का कारण बताता है, जिससे रानी भारती को पता चलता है कि सरकार में कुछ तो घोटाला हो रहा है। जिसकी रानी भारती परवेज आलम को जांच करके घोटाले का पता लगाने के लिए कहती है। अगले सीन में रंजना शंकर महतो के पास जाती है, मतलब कि रंजना लाल गैंग वालों से मिली है। वहाँ रंजना शंकर को कहती है कि कुंवर सिंह मुंह नहीं खोल रहा है। इधर परवेज आलम सरकारी घोटाले को पकड़ने में लग जाता है, जिसके लिए वह रांची के डीएम मानव गुप्ता से मिलकर सरकारी ट्रेजरी के बिल देखने को कहता है। मगर मानव गुप्ता कहता है कि ट्रेजरी बिल ऑफिसर छोटे लाल छुट्टी पर हैं। जिसके बाद मानव छोटे लाल को फोन करने की एक्टिंग करके कहता है कि उनका तो आज पेट का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए वो आज हॉस्पिटल के आईसीयू में है। परवेज आलम अब समझ जाता है कि डीएम मानव गुप्ता झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें मचान बाबा को दिखाते हैं, जो कि अपने भक्तों को प्रवचन दे रहे होते हैं। फिर मानव गुप्ता मचान बाबा को परवेज आलम के बारे में बताकर उसको वहाँ किसी भी हाल में भगाने को कहते हैं। तब मचान बाबा बोलते हैं कि वह देख लेंगे, पर अपने साथी को सतर्क कर दो। अब रात को परवेज आलम अपने साथी अंजनी के साथ सरकारी ऑफिस में चुपके से जाकर वहाँ का ताला तोड़ता है। जिसके बाद वह ट्रेजरी बिल चेक करता है। अब परवेज आलम ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो तो एक ईमानदार ऑफिसर था और उसने सीएम रानी से वादा किया था कि वह सरकारी राजकोष में जो भी घपला हो रहा है उसका पर्दाफाश
पर्दाफाश करके रहेगा। परवेज जब सरकारी ट्रेजरी बिल और रिकॉर्ड चेक करता है तब कोई आदमी परवेज पर गोली चलाता है, पर परवेज आलम बच जाते हैं। फिर वह आदमी परवेज को देखकर गोली मारने वाला होता है, तब अंजनी आकर उसको बेहोश कर देता है। फिर परवेज और अंजनी ट्रेजरी बिल की फाइल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन परवेज आलम अंजनी को ट्रेजरी बिल दिखाकर बताता है कि पशुपालन विभाग ने 200 से भी ज्यादा बिल पास किए हैं, जो कि 14,999 और 49,999 के हैं। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसको समझने के लिए वे छोटे लाल के पास हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। तब वह देखते कि छोटे लाल सच्ची में आईसीयू में है और वह बाहर से देखकर चले जाते हैं। दरअसल छोटे लाल को पता चल गया था कि परवेज आलम उससे मिलने आ रहा है, तो वह बेड पर लेट गया। अब भीमा भारती इधर काफी सही हो गए थे, तो वह मिश्रा जी और बाकी लोगों के साथ मीटिंग करते हैं और सभी विधायक को उनकी मिनिस्ट्री देते हैं, जिसमें पशुपालन विभाग मंत्री प्रेम कुमार चौबे था। रानी भारती अब भीमा को खाना खिलाने आती है। तब दिवाकर रानी भारती की बेइज्जती करके उनको टेक्निकल सीएम बोलता है, जिससे गुस्सा होकर वह वहाँ से चली जाती हैं। तब भीमा भारती दिवाकर को डांट कर शांत रहने के लिए कहते हैं। रानी भारती अब कावेरी से टेक्निकल सीएम का मतलब पूछती है, तब वह बताती है कागजी मंत्री, जिसमें कोई पावर ना हो। ये सुनकर रानी भारती को दिवाकर पर काफी गुस्सा आता है। फिर परवेज आलम सीएम रानी भारती को रिपोर्ट देता है, जिसमें पशुपालन विभाग से 27 करोड़ की चोरी मिली थी। इसके बाद परवेज आलम कहता है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 27 करोड़ की चोरी हुई है, तो सोचो बाकी 48 विभाग में कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद परवेज आलम रानी भारती को कहता है कि कोई भी डीएम उनसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसके बाद रानी भारती सारे डीएम को आदेश जारी कर देती है ताकि वह परवेज आलम को कोऑपरेट करें। सीएम रानी परवेज आलम को उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी करने के लिए कहती है। कावेरी रानी को कहती है कि आप तो अपनी सरकार के खिलाफ जांच कर रही हो, आपकी पार्टी आपका विरोध करेगी। मगर रानी भारती कहती है कि अगर हम सही कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। परवेज आलम की बीवी अब उसको दिल्ली जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उनका बेटा वहाँ बिगड़ रहा है। तब परवेज कहता है कि एक बार उसकी इंक्वायरी पूरी हो जाए तो वह दिल्ली ट्रांसफर ले लेगा। फिर प्रेम कुमार अब परवेज को जबरदस्ती लिफ्ट देता है और गाड़ी में बैठाकर धमकाता है कि वह अपनी इंक्वायरी बंद कर दे। इधर सीएम रानी अब दिवाकर को उसके पास बुलाती हैं और दिवाकर को फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकालकर हेल्थ मिनिस्ट्री संभालने के लिए कहती हैं। और फिर वो दिवाकर को कहती हैं कि सिर्फ टेक्निकल मिनिस्टर नहीं बल्कि असली के हेल्थ मिनिस्टर बनिएगा, क्योंकि वह उनके काम को देखने आएगी। इधर भीमा भारती अब टीवी पर न्यूज देखता है, जिसमें उनकी पार्टी के विधायक के सारे डिपार्टमेंट बदल दिए गए थे, जो कि उसने लिख कर दिए थे। साथ ही रानी भारती ने 21 डीएम और 27 एसपी का तबादला भी कर दिया था, जिसे देखकर सारे पक्ष विपक्ष के विधायक चौंक जाते हैं, क्योंकि सीएम रानी भारती ने ये सब करके काफी बड़ा बवंडर कर दिया था। भीमा भारती अब रानी को कहते हैं कि उसने सभी मंत्री के विभाग क्यों बदले, जबकि भीमा ने मंत्री के विभाग लिख कर खुद दिए थे। इसलिए भीमा भारती रानी को उसका ऑर्डर वापस लेने के लिए कहते हैं। तब मिश्रा जी कहते हैं कि अब ये सब करना ठीक नहीं होगा, इससे उनकी पार्टी की जनता के सामने छवि खराब हो जाएगी। तब भीमा रानी से दिवाकर को फाइनेंस मिनिस्ट्री वापस देने के लिए कहते हैं, मगर रानी मना करके वहाँ से चली जाती है। अब भीमा का फैसला उसको उसी पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसको तो लगा था कि सीएम उसकी बीवी बनेगी और सत्ता वो चलाएगा, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। परवेज आलम को अब सीएम के ऑर्डर के बाद सभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड की लिस्ट मिल गई थी, तो वह अपनी पूरी टीम को सारे घोटाले को चेक करने के लिए कहता है। फिर परवेज को घोटाले की टोटल अमाउंट का पता चल जाता है, जिसके बाद वह सीएम रानी को फोन करके बताता है कि पशुपालन विभाग में इस साल टोटल 958 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसे सुनकर रानी चौंक जाती है। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में परवेज आलम सारे एनिमल हस्बेंड्री के सारे अधिकारी को बुलाकर उनसे पूछताछ करके कहता है कि आप लोगों ने वीसी फूड के नाम पर फेक बिल जनरेट किए हैं, जिससे काफी घोटाले हुए हैं। फिर वह उनको पुलिस में देखकर सभी को जेल भेजने के लिए कहता है, जिस पर सब अधिकारी कहते हैं कि उनका लॉयर ही उनसे बात करेगा। ये कहकर वो सब चले जाते हैं। तब परवेज आलम छोटे बाबू को रोक कर समझाते हैं और छोटे बाबू सरकारी गवाह बनने के लिए मान जाते हैं। बदले में वह बस उनकी सजा माफ करवाने के लिए कहते हैं। फिर छोटे बाबू परवेज आलम को घोटाले का तरीका बताते हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी रीजनल डायरेक्टर को पशुओं के चारे, दवाई और इक्विपमेंट का अलॉटमेंट लेटर आता है, जिसमें वह बड़ा चढ़ाकर परचेज का ऑर्डर देते हैं। और फिर इसमें से 10% ओरिजिनल सप्लायर को ऑर्डर दिए जाते हैं और बाकी सारे ऑर्डर डमी सप्लायर जैसे वीसी फूड को दिए जाते हैं। फिर परवेज बिलिंग में सिर्फ 14,999 और 49,999 के बारे में पूछता है। तब छोटे बाबू कहते हैं कि एक पशुपालन ऑफिसर 15,000 रूपए तक का चेक इशू कर सकता है और रीजनल डायरेक्टर 50,000 रूपए तक का। अगर इससे ऊपर अमाउंट जाएगी तो उनको ऊपर के बड़े अधिकारी से अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जिससे वह फंस सकते हैं। इसलिए वह इस अमाउंट का बिल इशू करते हैं ताकि वह जांच के मामले में न पड़े। फिर अधिकारी माल आपूर्ति को दिखाने के लिए ट्रांसपोर्ट के फेक चालान इशू करते हैं और बाद में फेक रिसिप्ट को दिखाकर डमी सप्लायर के नाम पर चेक इशू करते हैं। ऐसे ये सब घोटाला 8 साल से चलता आ रहा है। इसमें पशुपालन विभाग मंत्री के साथ साथ और भी बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अब सीन चेंज होता है, जहाँ प्रेम कुमार विधा ख्याति देवी के साथ रोमांस कर रहा था। तभी उनको फोन आता है और वह सीएम रानी भारती से मिलते हैं। वहाँ रानी प्रेम कुमार को कहती है कि आपके विभाग में 958 करोड़ का घोटाला हुआ है और आज ही उन्होंने 15 कलेक्टर, 15 पशुपालन विभाग के डायरेक्टर और 40 ऑफिसर को सस्पेंड किया है। जिसके बाद सीएम भारती प्रेम कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहती है। तब प्रेम कुमार की रानी भारती से बहस हो जाती है और वह कहता है कि आज उसी की वजह से आपकी सरकार बनी है। अगर वह नवीन के 9 विधायक नहीं लाता तो उनकी पार्टी नहीं जीत पाती। उसके बाद प्रेम कुमार रानी को धमकाता है कि अगर वह उनकी पार्टी से गया तो सीएम रानी की सरकार भी गिर जाएगी। अब सारे ऑफिसर और डीएम गवर्नर गोवर्धन दास के पास जाकर कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको बिना नोटिस दिए रानी भारती ने सस्पेंड कर दिया, जो कि गलत बात है। उनको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये सब कहकर वे गवर्नर को इस मामले में कुछ करने के लिए कहते हैं। उधर गौरी शंकर अब मचान बाबा के पास जाकर उनके पैर पकड़कर कहता है कि उसके पीछे डीजीपी सिद्धांत और मुखिया दोनों ही लगे हैं, क्योंकि डीजीपी सिद्धांत को लगता है कि वह मुखिया से मिला हुआ है और मुखिया उसके पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसको लगता है कि कुंवर सिंह को उसने पुलिस से पकड़वाया है। गौरी शंकर मचान बाबा को उसे बचाने के लिए कहता है, क्योंकि मुखिया से सिर्फ मचान बाबा ही बचा सकते थे। इधर सीएम रानी भारती अब सीएम आवास में
जाकर अपने बच्चों के साथ डांस करती है। तब मिश्रा जी आकर रानी भारती को बीमा के पास ले जाते हैं और वह कहते हैं कि प्रेम कुमार इस्तीफा नहीं देगा क्योंकि वह पार्टी का मुख्य नेता है। अगर वो गया तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी, पर रानी भारती बिल्कुल नहीं मानती। तब भीमा भी यही कहता है कि प्रेम कुमार इस्तीफा नहीं देगा, अगर एक्शन लेना ही होगा तो उनकी पार्टी लेगी, आप नहीं। अगले सीन में अंजनी अब परवेज आलम को कहता है कि रानी भारती ने सभी लोगों का सस्पेंशन रोक दिया है और जांच के लिए अब ट्रिब्यूनल बनेगी जो कि इंस्पेक्शन के बाद घोटाले पर निर्णय देगी। मतलब कि अब परवेज आलम भी खतरे में पड़ सकता है। तभी एकदम से प्रेम कुमार आकर परवेज आलम को धमकी देकर कहता है कि 10 दिन में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे। साथ ही वो परवेज आलम की रिपोर्ट फाड़ कर वहाँ से चला जाता है। अब परवेज आलम पशुपालन विभाग में 958 करोड़ के घोटाले को मीडिया में बता देता है, जिससे प्रेम की इमेज जनता के सामने खराब हो जाती है। प्रेम कुमार अब मिश्रा जी से फोन पे बात करता है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि भीमा ने बोला है कि वह आपको आपके पद से ऐसे ही नहीं हटने देंगे। अगले सीन में भीमा भारती रानी को कहता है कि परवेज आलम नवीन का आदमी था जिसने तुमको उल्लू बना दिया और प्रेम कुमार के घोटाले के बारे में तुमसे बिना पूछे मीडिया में बता दिया और यही सब राजनीति है। अब सीएम रानी भारती की पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं और नवीन कुमार अब मीडिया में प्रेम कुमार के इस्तीफा की मांग करता है। फिर रानी भारती परवेज आलम को डिसमिस कर देती है क्योंकि उनको लग रहा था कि परवेज ने उनका विश्वास तोड़ा है और परवेज आलम अब अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर जाने लगता है। इसके बाद मीडिया वाले प्रेम कुमार पर 958 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर इस्तीफा देने के बारे में पूछते हैं, पर प्रेम कुमार साफ मना कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब सीएम रानी भारती एक स्कूल के समारोह में जाती है। तब नवीन कुमार की वाइफ रानी से कहती है कि उनके पति उनसे अकेले में एक जरूरी बात करना चाहते हैं। तब रानी नवीन कुमार से मिलती है और नवीन कुमार रानी भारती को कहता है कि भीमा भारती तो उसके कॉलेज का दोस्त था, बस राजनीति में आकर उनके विचार नहीं मिले। फिर नवीन कहता है कि उसको उनकी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेम कुमार से है जो कि जनता को लूट रहा है। वह चाहता है कि सीएम रानी उसको उसकी पार्टी से निकाल दे, बदले में वह उनकी सरकार गिरने नहीं देगा। नवीन फिर रानी को 13 विधायक के साइन किए हुए समर्थन लेटर देता है, जिससे प्रेम कुमार के 9 विधायक के जाने के बाद भी उनकी सरकार नहीं गिरेगी। इसके बाद रानी स्कूल की रामलीला देखती है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में मुखिया एक नाचने वाली का डांस देख रहा होता है। तब रंजना चुपके से आकर मुखिया को देख लेती है और अपने सर निशिकांत को पुलिस फोर्स भेजने के लिए कहती है ताकि वह मुखिया को पकड़ सके। तब इंस्पेक्टर निशिकांत पुलिस फोर्स नहीं भेजता क्योंकि वो तो खुद मुखिया का ही आदमी था। तब रंजना शंकर महातो को फोन करके यहाँ आने के लिए कहती है क्योंकि उसे पकड़ने का एक आखिरी चांस मिला था। इसके बाद रंजना अब छुपकर मुखिया को पकड़ने जाती है क्योंकि वह जल्द ही वहाँ से निकलने वाला था। इसके थोड़ी देर बाद जब शंकर महातो अपनी लाल गैंग के साथ वहाँ आता है तो वह देखता है कि रंजना की लाश पड़ी है, मतलब कि मुखिया ने रंजना को मार डाला। अब सीएम रानी मीडिया के सामने पशुपालन के घोटाले को बताकर पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार को पार्टी से निकाल देती है। जैसे ये बात भीमा भारती को पता चलती है, वह प्रेम कुमार को कहता है कि आप फिक्र मत करिएगा, आपका पद आपको वापस जरूर मिलेगा। असल में ये सब करके सीएम रानी ने एक बार फिर से बड़ा बवंडर कर दिया था। गौरी शंकर अब प्रेम कुमार के पास आकर उसको भड़काता है कि उसके साथ पार्टी ने धोखा किया है और उसको अब कभी दोबारा पद नहीं मिलेगा और शायद वह जेल भी जा सकता है। मगर गौरी शंकर के पास एक प्लान था जिससे प्रेम कुमार बच सकता है। अगले सीन में भीमा भारती रानी से नाराज था क्योंकि रानी उसकी बात सुन नहीं रही थी और पार्टी को अपने हिसाब से चला रही थी। मगर फिर भी भीमा रानी के साथ मीडिया में जाता है जिससे पब्लिक को लगे कि वह ठीक हो गया और बहुत जल्द दोबारा अपनी पार्टी में वापसी करेगा। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर के साथ नवीन के पास जाता है और वहाँ नवीन के पैर पकड़कर माफी मांगता है, पर नवीन तो उसको जूते से मारता है। पर पार्टी के लीडर तपकेश्वर के कहने पर नवीन कुमार प्रेम को माफ कर देता है क्योंकि प्रेम कुमार नवीन की पार्टी को सत्ता में लाने में उसकी मदद करेगा और उसके पास 9 विधायक थे। अब टीवी में न्यूज आती है कि प्रेम कुमार ने नवीन की पार्टी ज्वाइन कर ली है। फिर नवीन मीडिया में बोलता है कि अब बहुत जल्द उनकी सरकार बनेगी और रानी की सरकार गिरेगी क्योंकि नवीन की पार्टी के विधायक अब बढ़ गए थे जिससे उन पर बहुमत आ गई थी। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के मेंबर से बात करके रानी को जल्दी बुलाने के लिए कहता है और रानी भारती इधर नवीन कुमार के पास जाकर भड़क जाती है क्योंकि जो उसने 13 विधायक का साइन किया हुआ लेटर दिया था वो झूठा था। फिर नवीन कुमार कहता है कि इसी को राजनीति कहते हैं, जिसके बाद रानी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रानी अब भीमा से जाकर बात करती है, तब भीमा उसकी नहीं सुनता और रानी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है क्योंकि उसी की वजह से उनकी पार्टी सत्ता से जाने वाली थी। इधर परवेज आलम अभी भी इंक्वायरी कर रहा था जहाँ उसने वीसी फूड अकाउंट का एड्रेस निकाल लिया था। अब परवेज आलम अंजनी के साथ वीसी फूड नाम के अकाउंट होल्डर के एड्रेस पर जाता है जहाँ परवेज आलम को एक पागल औरत मिलती है जिसका नाम विमला होता है और उनके साथ उनका बेटा होता है। विमला और उसका बेटा दिखने में काफी गरीब लग रहे थे जिससे परवेज आलम और अंजनी को कुछ भी पता नहीं चलता, पर उनको विमला के बेटे पर शक होता है। यहाँ डीजीपी सिद्धांत अब पुलिस स्टेशन में कुंवर सिंह से पूछते हैं कि भीमा भारती पर गोली किसने चलवाई, मगर कुंवर अपना मुंह नहीं खोल रहा था। तब डीजीपी कुंवर की फैमिली को लाकर कहता है कि शंकर महातो मुखिया और उसके आदमी के परिवार के बारे में बताने वाले को एक आदमी का 5 लाख रुपए दे रहा है, तो वह कुंवर के परिवार के बारे में शंकर महातो को बता देगा जिससे शंकर महातो उनको जान से मार देगा। अब अपने परिवार के डर से कुंवर डीजीपी सिद्धांत को सब कुछ बता देता है और डीजीपी सिद्धांत अब रानी भारती को बताते हैं कि मुखिया ने भीमा भारती पर हमला मुकुंद बिहारी शर्मा के कहने पर करवाया था। रानी अब भीमा को बाहर टहलाने ले जाती है और बताती है कि उन पर गोली किसी मुकुंद बिहारी शर्मा के कहने पर चलवाई गई थी। तब भीमा मचान बाबा का नाम लेता है क्योंकि मचान बाबा का नाम ही मुकुंद बिहारी शर्मा था। जिसके बाद भीमा थोड़ा मुस्कुराता है और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में इंस्पेक्टर निशिकांत अपने खेतों में जाकर देखता है कि उसके खेतों में शंकर महातो की गैंग ने लाल झंडा फहरा दिया है। तब एकदम से शंकर महातो अपनी गैंग के साथ आकर मुखिया का पता पूछता है, पर निशिकांत उसको उल्टा वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद शंकर महातो निशिकांत को जान से मार देता है। यहाँ भीमा भारती अब गवर्नर गोवर्धन दास के पास जाकर कहता है कि आपने हम पर गोली क्यों चलवाई, क्योंकि मचान बाबा और गवर्नर साथ में मिले हुए थे। गवर्नर अब बोलता है कि तुम्हारी सरकार तो जाने वाली है और नवीन ने 118 विधायक के
साइन किए हुए मेमोरेंडम दिए हैं। तब भीमा भारती कहता है कि हमारी सरकार अब सालों तक चलती रहेगी और आप ही चलवाएंगे। जिसके बाद भीमा गवर्नर को कहता है कि वह मीडिया में जाकर बोल देगा कि उस पर गोली गवर्नर ने चलवाई है, तो उनकी गवर्नर की कुर्सी चली जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि मैं मीडिया में कुछ भी बोलूं, तो भीमा भारती की पार्टी की सरकार किसी भी हाल में बचनी चाहिए। जिसके बाद भीमा भारती वहाँ से चला जाता है। इधर सीएम रानी अब मचान बाबा को पकड़ने का ऑर्डर साइन करके डीजीपी सिद्धांत को देती है और थोड़ी देर में भीमा काफी टाइम बाद सचिवालय आते हैं, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गए थे। भीमा अब रानी से बात करते हैं। तब रानी कहती कि उन्होंने मचान बाबा को पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है, जिससे भीमा गुस्सा हो जाता है और डीजीपी को फोन करके रोक लेता है। भीमा भारती मिश्रा जी को बोलकर पार्टी की मीटिंग बुलाते हैं और सभी विधायक के सामने जल्दी सीएम बनने को कहते हैं। इधर परवेज आलम अंजनी के साथ विमला के बेटे का पीछा करता है। तब वह देखते कि विमला का बेटा मचान बाबा के आश्रम जाकर गवर्नर के पीए से पैसा ले रहा है, जिसे देखकर परवेज आलम का शक हकीकत में बदल जाता है कि विमला का बेटा उनसे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद परवेज आलम और अंजनी विमला के बेटे को दबोचकर उससे सच पूछते हैं और वो सब कुछ बता देता है। इधर मचान बाबा मुखिया से मिलकर नीची कास्ट वाले आदमी को मारने के लिए कहता है और फिर साथ ही कहता है कि कुंवर भी जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा। यहाँ नवीन कुमार मीटिंग में अपने विधायकों को मंत्री के पद देता है, जो कि वह सत्ता में आने के बाद उनको मिल जाएंगे। तब ख्याति देवी को कैबिनेट में कोई मंत्री की जगह नहीं मिलती, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। तभी गौरी शंकर आकर नवीन से बात करता है कि भीमा गवर्नर से जाकर मिला है, तो उसने कुछ तो जरूर सोचा होगा। पर नवीन कहता है कि उनकी सरकार किसी भी हाल में बनकर ही रहेगी, आप चिंता मत करिए। भीमा भारती अब कार्यालय में देखता है कि विकास के सारे कार्य ठप पड़े हैं। जिसके बाद वह 26 जनवरी को सीएम का पद संभालने के लिए कहता है। तभी ख्याति देवी भीमा के पास आती है और नवीन की पार्टी की सारी जानकारी देती है। तब भीमा भारती ख्याति देवी को कहते हैं कि सीएम पद की शपथ तो हमें लेंगे और वह ख्याति देवी को उनके मंत्रिमंडल में पशुपालन मंत्री बनाने को कहते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री की पोस्ट थी, जिसके लिए वे ख्याति देवी से एक और जरूरी काम करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में सीएम रानी से परवेज आलम आकर माफी मांगता है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देकर कहता है कि घोटाले के असली आदमी का नाम पता चल गया है, जो कि गवर्नर गोवर्धन दास है। परवेज ने काफी इन्वेस्टिगेशन की थी, जिससे उसको पता चला कि घोटाले की जो फर्जी सप्लायर विसी कंपनी है, वह किसी विमला देवी की है, जो कि गवर्नर के यहाँ पहले काम करती थी। मगर अब वह पागल हो गई और ये उसको तब पता चला जब उसने विमला देवी के बेटे को मचान बाबा के यहाँ गवर्नर के पीए से पैसे लेते हुए देखा और उसको पकड़कर उससे सच्चाई निकलवा ली। अब रानी भारती सोचती है कि पशुपालन घोटाला और भीमा भारती पर गोली चलाने का कनेक्शन है, क्योंकि मुखिया मचान बाबा से मिला है और मचान बाबा गवर्नर से, और फिर भीमा ने भी तो गवर्नर से मिलने के बाद ही मचान बाबा की गिरफ्तारी रुकवा दी थी। जिसके बाद रानी भारती अब सच जानने के लिए आधी रात को ही गोवर्धन दास के पास पहुंच जाती है और गोवर्धन दास रानी को सच बताना शुरू करते हैं। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में गोवर्धन दास रानी को सच बताते हैं और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पटना में साल 1995 में बाढ़ आई थी, जिसके बाद भारतीय जन सोशलिस्ट पार्टी इलेक्शन जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। तब सीएम बनने के लिए उस पार्टी से 2 नाम आ रहे थे, पहला नवीन कुमार और दूसरा भीमा भारती। पर गवर्नर को तो पता था कि पशुपालन विभाग मंत्री तो वीरेंद्र ठाकुर ही होगा, क्योंकि वह घोटाला करके उनको पैसा देता था। फिर थोड़े समय बाद ये साफ हो जाता है कि नवीन कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे, क्योंकि वह गवर्नर के रिश्तेदार थे, जो कि नवीन के सीएम बनने की मदद करेंगे। गवर्नर अब नवीन कुमार को पार्टी के कुछ नेता के नाम देता है, जो कि नवीन को सीएम पद के लिए समर्थन करेंगे। बदले में वह उनको कैबिनेट मंत्रिमंडल में जगह देगा, जो कि गवर्नर के खास थे। मगर नवीन गवर्नर के ऑफर को मना कर देता है, क्योंकि उसे तो वो मंत्री चाहिए नहीं थे और सीएम बनने के लिए नवीन के पास दूसरी पार्टी के 12 विधायक भी थे, जो उनको समर्थन करेंगे और वह सीएम बन पाएगा। इससे गोवर्धन दास नवीन से चिढ़ जाता है। फिर भीमा भारती गोवर्धन दास से मिलने आता है और गोवर्धन को कहता है कि सीएम पद के लिए लड़ाई पूरी टक्कर की है। तब गवर्नर भीमा को भी सेम ये डील देता है और भीमा ये डील एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद संसद में काफी उलटफेर होता है और भीमा भारती सीएम बन जाता है और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र ठाकुर बनता है। इसके कुछ समय बाद भीमा भारती ने वीरेंद्र ठाकुर से घोटाले के 60% हिस्सा मांगा था, ताकि वह उनकी सरकार अच्छे से चला पाए। फिर अब सीरीज प्रेजेंट में आती है, जहाँ रानी भारती कहती है कि इसलिए उन्होंने भीमा भारती पर गोली चलवाई थी ना। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि एक बार भीमा भारती से पूछना कि वीरेंद्र ठाकुर कैसे मरा और प्रेम कुमार पशुपालन मंत्री कैसे बना, साथ ही उनका शंकर महतो से क्या रिश्ता है। जिसके बाद रानी भारती अपने घर जाती है और रास्ते में सोचती है कि भीमा भी इन सब घोटालों में शामिल था और उसने ही वीरेंद्र ठाकुर को मरवाया है। रानी अब घर जाकर इस बारे में मिश्रा जी से सब पूछती है, पर वह कुछ भी नहीं बताते। इधर गोवर्धन दास नवीन कुमार को मिलकर कहते हैं कि भीमा अब ठीक हो गया है और सरकार बनाने की फिराक में है, जरा ध्यान रखना। पर नवीन कहता है कि बहुमत तो हमारे पास है, सीएम मैं ही बनूंगा। पर गोवर्धन दास कहते हैं कि ये मत भूलना कि भीमा आखिरी में सब कुछ बदल देता है और बाजी मार लेता है। इसलिए गवर्नर नवीन कुमार को प्रेम कुमार से जाकर बात करने के लिए कहता है, जो कि एकमात्र आदमी है जो कि भीमा भारती को रोक सकता है। नवीन अब प्रेम कुमार के पास जाकर कहता है कि उसको भीमा को किसी भी हाल में रोकना है, तो जल्दी बताओ रावण की नाभि कहाँ है। तब प्रेम कुमार कहता है कि अनाज के घर में। अगले सीन में मिश्रा जी को एक अनाज के गोदाम में जाकर नोटों से भरी पेटी निकलवाते हुए देखते हैं। फिर वह भीमा को फोन करके कहते हैं कि वह सारे मंत्री को खरीद लेंगे और कल भीमा की सरकार बनेगी। तब एकदम से ईडी की रेड पड़ जाती है और पुलिस वाले मिश्रा जी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दरअसल ये सब प्रेम कुमार और नवीन कुमार ने करवाया था। फिर नवीन कुमार मीडिया में कहता है कि इन सब घोटाले के पीछे भीमा भारती और मिश्रा जी ही थे और उनके घोटाले का पैसा पकड़ा गया। साथ ही नवीन कहता है कि उन्होंने गवर्नर को 118 विधायक का साइन किया हुआ समर्थन पत्र दिया है, जिससे गवर्नर ने रानी भारती की सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहा है। मतलब कि अब सीएम रानी भारती की सरकार अब जल्दी गिरने वाली है। भीमा भारती इधर अपने साथी विधायक को कहता है कि नवीन कुमार के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देना होगा। फिर वे सीएम रानी को इस्तीफा दिलवाकर खुद सीएम बनने को कहता है, पर पार्टी के मेंबर कहते हैं कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे पब्लिक में पार्टी की छवि खराब होगी। जिसके साथ एपिसोड 9 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में भीमा भारती सीएम रानी से मिलते हैं। तब रानी कहते कि आज उनकी
उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए वो भीमा से सब सच पूछती है और भीमा सच बताता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जब वीरेंद्र ठाकुर मुखिया से मिलकर भीमा भारती को रोकने को कहता है, क्योंकि भीमा भारती उन पर हावी हो रहा था। जिसके बाद मुखिया भीमा की पावर कम करने के लिए गरीबों और पिछड़ी जाति को मारने लगा, जो कि भीमा भारती को सपोर्ट करते थे। तब भीमा भारती ने पिछड़ी जाति पर मुखिया का अत्याचार रोकने के लिए अपने कॉलेज के दोस्त शंकर महतो को बुलाया और मुखिया की नीची जाति को मारने की सोच खत्म करने के लिए कहा, जिसके लिए शंकर महतो ने उसका पूरा सपोर्ट किया। इसके बाद बिहार में काफी सारे लोग मरने लगे। एक दिन शंकर महतो ने वीरेंद्र को मार दिया, जिसकी वजह से ये जाति हिंसा शुरू हो गई। उसके बाद भीमा ने गोवर्धन दास और मचान बाबा से मीटिंग करी और उनके बीच सब सही हो गया था। फिर उन्होंने प्रेम कुमार को पशुपालन मंत्री बनाया, जिससे ये सब घोटाला चलता रहा। रानी भारती अब भीमा को कहती है कि आप सही कर रहे थे पर रास्ता गलत था। तब भीमा कहता है कि वह ये सब उसके जैसे पिछड़े जाति के लोगों के लिए कर रहा है, जिनके साथ अत्याचार होता रहता है और मुखिया जैसे लोग पावर और सत्ता के लिए उनको मार देते हैं। अब भीमा भारती रानी को कहता है कि आपको सीएम पद से इस्तीफा देना होगा, तभी वह सीएम बनेंगे। पर रानी इस्तीफा देने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विधानसभा में नवीन कुमार अविश्वास पत्र की डिबेट शुरू करता है और कहता है कि रानी सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने बिहार को बस गिराया ही है। साथ ही नवीन कुमार ने 113 विधायक का साइन किया हुआ बहुमत पत्र भी विधानसभा में दे दिया था। तब भीमा भारती नवीन कुमार की बेइज्जती करते हुए कहता है कि उनकी सरकार बनी रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। उसी समय गौरीशंकर बोलते हैं कि वो तो ठीक है, पर बहुमत साबित करने के लिए नंबर कहाँ से लाओगे। उसके बाद रानी भारती खड़े होकर स्पीच देती है कि उनसे पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टी खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ विकास का काम किया ही नहीं है। फिर वे बताते कि जब उसने डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज आलम से बात करी तो पता चला कि वहाँ फंड है ही नहीं। इसके बाद उन्होंने जांच की तो सिर्फ पशुपालन विभाग से 958 करोड़ का घोटाला सामने आया और रानी भारती ने घोटाले के सभी अधिकारियों डीएम को गिरफ्तार करवा दिया, जो कि पक्ष विपक्ष दोनों की मांग थी। अब रानी भारती कहते कि पूर्व पशुपालन मंत्री प्रेम कुमार पर एफआईआर हो चुकी है और बाहर पुलिस उनको पकड़ने का वेट कर रही है। जिसके बाद प्रेम कुमार विधानसभा में ही हंगामा करने लगता है। तब पुलिस वाले आकर उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर रानी भारती कहते कि हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पुलिस को इजाजत दें कि वह भीमा भारती को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि वह भी इस पशुपालन घोटाले में 3 साल से शामिल थे। जिससे सुनकर सदन में सारे लोग चौंक जाते हैं कि रानी भारती ये क्या कर रही है और पुलिस भीमा को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि रानी भारती के पास सीएम पद दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि जो नवीन कुमार ने 18 विधायक के नाम दिए थे उसमें से 13 विधायक रानी सरकार के पक्ष में गिन लिए गए थे, जो कि नवीन ने पहले रानी को दिए थे और ये वही नाम थे जो नवीन ने रानी को धोखे में दिए थे। यानी कि सबसे बड़ा गेम तो रानी ही खेल गई और पक्ष विपक्ष सबको घुमाकर दोबारा सीएम बन गई। अब हम देखते कि रानी भारती ने पशुपालन घोटाले को पकड़कर सारी जनता का दिल जीत लिया है। जिसके बाद रानी भारती ने मचान बाबा को भी गिरफ्तार करवाया, जो कि पशुपालन घोटाले में शामिल थे और उन पर भीमा भारती के ऊपर गोली चलवाने का भी आरोप था। इधर डीजीपी सिद्धांत भी मुखिया और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब बिहार में काफी अच्छे बदलाव आ रहे थे, जिससे जनता काफी खुश भी थी। सीएम रानी भारती अब जेल में अपने पति भीमा भारती से जाकर मिलती है। तब भीमा रानी को कहता है कि हमें आपका गेम पसंद आया, अपने पति को जेल करवाकर ईमानदारी की मिसाल बनके आपने लोगों का दिल जीत लिया और अब आप गाँव की रानी नहीं बल्कि महारानी बन गई है। जिसके बाद भीमा भारती कहता है कि गाँव में एक और नारा चल रहा है, जेल के ताले टूटेंगे भीमा भाई छूटेंगे। जिसके बाद सीएम रानी वहाँ से चली जाती है और सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं सीजन 2। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में रानी भारती को इंटरोगेशन के लिए एक जांच कमेटी ने बुलाया होता है, जिसके 3 मुख्य मेंबर होते हैं। पहला मेंबर मार्टिन जी एक्का, जो कि जांच कमेटी का हेड है। दूसरा मेंबर जगन्नाथ त्रिपाठी और तीसरा मेंबर कामता प्रसाद होते हैं, जो कि तीनों ही हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। रानी भारती अब जांच कमेटी के सामने बैठकर कहती है कि वह बिहार की सीएम नहीं रही, आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तब मार्टिन रानी भारती से पूछते हैं कि क्या भीमा भारती के मर्डर की साजिश में शामिल थी, मतलब कि रानी भारती के पति भीमा भारती का मर्डर हो चुका है, जो कि शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ मिश्रा जी अपनी पार्टी में नए मंत्री शामिल करके उनका परिचय लोगों को देते हैं। सबसे पहले मंत्री का नाम मुसाफिर बैठा है, जो कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर है। दूसरे दिलशाद मिर्जा, जो कि अल्पसंख्यक लोगों का नेता है। तीसरे दुलारी यादव और चौथा कीर्ति सिंह, जो कि महिला मोर्चा नेता है। यहाँ मिश्रा जी ने यह रैली भीमा भारती के सम्मान के लिए रखी थी। फिर भीमा भारती अब जेल के अंदर भाषण देता है, जो कि फोन के जरिए बाहर सभी जनता को भी सुनाया जाता है। फिर भीमा कहता है कि उसको उन्हीं की पत्नी सीएम रानी भारती ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में फंसाया, जो कि सरासर गलत है। पर अब वह जल्दी राजनीति में वापसी करके सबका मुंहतोड़ जवाब देगा और अपनी बिहार की जनता का भला करेगा। ये सुनकर सभी लोग भीमा भारती के लिए तालियां बजाते हैं। तब भीमा कहता है कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा भारती छूटेंगे। जिसके बाद सारी जनता यही नारे लगाने लग जाती है। अगले सीन में बिहार के रोड मंत्री रानी से मिलने जाते हैं। तब उनको गाँव की कच्ची सड़क के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऊपर से उनको बवासीर था, तो हर गाड़ी के झटके में उन्हें दर्द महसूस होता है। अब हम देखते कि रानी भारती गाँव की महिलाओं के साथ खेतों में काम कर रही है। फिर जैसे रोड मंत्री सीएम रानी भारती से मिलता है तो वह समझ जाता है कि रानी ने उनको गाँव की पक्की सड़क बनवाने के लिए बुलाया है। फिर सीएम रानी रोड मंत्री को कहती हैं कि अगर यहाँ जल्दी रोड नहीं बनी तो वह उनको बार बार इसी गांव में बुलाएगी और कच्ची सड़क के कारण उनको बवासीर के दर्द का सामना करना पड़ेगा। तब रोड मंत्री कहता है कि वह जल्द ही गांव में रोड बनवाने का काम शुरू कर देगा। इसके बाद रानी भारती का अब एक संजना नाम की रिपोर्टर इंटरव्यू करती है। तब संजना रानी से पूछती है कि जनता का कहना है कि आप तो बस पुतला हैं, बाकी सरकार तो भीमा भारती जेल के अंदर चला रहे हैं और पार्टी भी उनका सपोर्ट कर रही है। तब रानी भारती बोलती है कि वह अपने डिसीजन स्वयं लेती है, सच और न्याय को जानकर। फिर संजना कहती है कि आपका भीमा भारती के जेल जाने के ऊपर क्या विचार है।
जिस पर रानी भारती का कहना था कि कानून सबके लिए एक है, फिर चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। आप सीन चेंज होता है जहाँ हमें बिहार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट को दिखाते हैं, जिसमें शिल्पा अग्रवाल नाम की लड़की मिस पटना बनती है। फिर शिल्पा अग्रवाल के मिस पटना बनने की खुशी में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड मनोज भी आया था और उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। शिल्पा की पार्टी में अब एमएलए दुलारी यादव आते हैं, जिनका मनोज वेलकम करके उनको शिल्पा अग्रवाल से मिलवाता है। तब दुलारी को शिल्पा पहली नजर में पसंद आ जाती है और फिर ये साथ में दारू पीते हैं। तब दुलारी शिल्पा को गंदी निगाहों से देख रहा था, जिससे मनोज की एमएलए दुलारी से बहस हो जाती है और वह दुलारी यादव का कॉलर पकड़ लेता है। दरअसल मनोज के पापा भीमा भारती के जानने वाले थे, इसलिए वह थोड़ा अकड़ में था। दुलारी के आदमी अब मनोज और दुलारी की लड़ाई को शांत करवा देते हैं, पर एमएलए दुलारी की तो सभी के सामने बेइज्जती हो गई थी। इसके बाद रात को दुलारी यादव के आदमी मनोज को पकड़कर उसे खूब मारते हैं। फिर दुलारी यादव मनोज के सामने ही शिल्पा के साथ दुष्कर्म करता है और दुलारी के आदमी मनोज को पकड़कर उसकी आंखें खोलते हैं ताकि वह ये सब देख सके। इस तरह से दुलारी यादव मनोज से अपनी बेइज्जती का बदला लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिल्पा अग्रवाल की एक कार में लाश मिलती है और ये न्यूज टीवी पर फैल जाती है कि किसी ने मिस पटना शिल्पा अग्रवाल का रेप करके उसे मार डाला है। अब सारी जनता आक्रोश में आकर शिल्पा के लिए कैंडल मार्च निकालकर सरकार से शिल्पा के लिए न्याय मांगती है और ये बात सीएम रानी भारती तक पहुंच जाती है। फिर रानी को कावेरी से पता चलता है कि एमएलए दुलारी यादव का कांड में नाम आ रहा है, पर पुलिस वाले इस केस को डाइवर्ट करके मनोज को फंसा रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष मुसाफिर बैठा दुलारी यादव को बचा रहे थे, क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बहुत बड़ा बाहुबली नेता था। रानी भारती अब एसपी जितेंद्र को जाकर एमएलए दुलारी यादव के डीएनए का सैंपल लाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि शिल्पा की बॉडी में कई लोगों के सीमेन मिले थे, तो उन्हें ये कंफर्म करना था कि शिल्पा के रेप और मर्डर में दुलारी का हाथ है या नहीं। अब एसपी जितेंद्र अपनी पूरी टीम के साथ एमएलए दुलारी यादव के पास जाता है, पर रास्ते में दुलारी यादव के आदमी पूरी पुलिस फोर्स को घेर लेते हैं। फिर सिर्फ एसपी एमएलए दुलारी से बात करने जाते हैं और दुलारी यादव से उनका डीएनए मांगता है ताकि वह उसको लैब टेस्ट के लिए भेज सके, पर दुलारी यादव तो एसपी जितेंद्र की ही बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि अगर ये टेस्ट होगा तो दुलारी यादव फंस जाएगा। इधर विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के सारे नेता शिल्पा अग्रवाल के न्याय की मांग करते हैं और रानी भारती मुर्दाबाद के नारे लगाकर विधानसभा को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर यहाँ मनोज के पापा अब जेल में भीमा भारती के पास जाकर कहते हैं कि उनके बेटे को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर दुलारी यादव आता है और भीमा भारती गुस्से में दुलारी यादव को मार के कहते हैं कि डीएनए टेस्ट हो गया ना तो तुम फंस जाओगे। फिर भीमा मनोज के पापा से बोलते हैं कि आपका बेटा बच जाएगा, बस आपके बेटे को पुलिस में कहना होगा कि शिल्पा की मिस पटना की पार्टी के बाद शिल्पा और मनोज साथ में थे, पर रास्ते में कुछ गुंडे मनोज की गाड़ी को छीन कर ले गए और उसमें शिल्पा भी थी। बाकी का वह देख लेगा और आपका बेटा बच जाएगा। भीमा ने ये सब करके अपने नेता दुलारी यादव को बचा लिया, क्योंकि वह उनकी पार्टी का एक बड़ा नेता था। फिर टीवी पर अब न्यूज चलती है कि सरकार अभी तक शिल्पा के कातिल को पकड़ नहीं पाई और रानी भारती के सीएम होने पर सवाल उठने लगते हैं। अब रानी जेल में जाकर भीमा भारती से कहती है कि आपने दुलारी यादव को बचाया है। तब भीमा कहता है कि पार्टी हमारी, मंत्री हमारे, बस राज आप कर रही हैं। पार्टी ऐसे ही नहीं चलती। अगर दुलारी यादव जेल गया तो उनके साथ साथ सारे एमएलए उनका समर्थन छोड़ देंगे, जिससे उसकी सरकार गिर जाएगी। तब रानी कहती कि उसने भीमा की काफी सारी चीजें इग्नोर की हैं, पर इस बार हद हो गई है। चाहे पार्टी गिरे या टूटे, वह शिल्पा को न्याय दिलवा कर रहेगी। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में नवीन कुमार गोवर्धन दास से जाकर मिलता है, जो कि अब बिहार के गवर्नर पद से हट चुके हैं। मां नवीन कहता है कि चारा घोटाले के मास्टरमाइंड आप थे, पर जेल भीमा को जाना पड़ा, बस आपको तो अपना गवर्नर का पद छोड़ना पड़ा था। जिस पर गोवर्धन दास कहते हैं कि वे बिहार के गवर्नर दोबारा बनकर ही रहेंगे और वो नवीन को कल्पना कौल नाम की लड़के से मिलवाते हैं, जो कि एक आईकैट नाम की कंपनी की हेड है। कल्पना बिहार के सभी नेता का डाटा निकालकर नवीन कुमार और गोवर्धन दास को दिखाकर कहती है कि वह अपने डाटा और एनालिसिस की मदद से नवीन कुमार को बिहार का सीएम बनवा सकती है। जिसके बाद नवीन कल्पना को हायर करके अपने साथ रख लेता है। अगले सीन में एमएलए दुलारी यादव पूजा पाठ करके शपथ ग्रहण समारोह में जाता है। तब जैसे दुलारी यादव मंत्री बनने की शपथ लेने स्टेज पर जाता है, तब सीएम रानी भारती दुलारी यादव को पुलिस में पकड़वा कर कहती है कि शिल्पा अग्रवाल का केस अब दोबारा ओपन हो गया है और उनके पास दुलारी यादव के खिलाफ सबूत भी है, जो कि मनोज था। पुलिस वाले अब दुलारी यादव को पकड़कर जेल ले जाते हैं और सीएम रानी भारती अनाउंस करती है कि इस बार उनकी पार्टी से कोई भी नेता चुनाव में खड़ा नहीं होगा जिस पर क्रिमिनल चार्जेस लगे होंगे। रानी भारती का अब ये स्टेटमेंट टीवी पर चलने लगती है, जिसको देखकर सारे लोग हैरान थे। रानी भारती के दुलारी यादव को पकड़ने के बाद रानी की इमेज लोगों के सामने अच्छी हो जाती है। इधर गौरी शंकर अब नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि रानी भारती से उसी की पार्टी के लोग खुश नहीं है, यही मौका है कुछ विधायक को अपनी तरफ करके सत्ता पाने का। पर नवीन गौरी शंकर को कहता है कि आप फालतू का आइडिया मत दो, मैंने अपना सारथी चुन लिया है जो मुझे सीएम बनवाएगा, और वह है कल्पना कौल। यह सुनकर गौरी शंकर अपने साथी को कहता है कि नवीन कुमार अब काफी बदल गया है। रात को दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी की मीटिंग होती है, जहाँ सारे विधायक आए हुए थे। तब विधायक की शिकायत थी कि रानी भारती बोल रही है कि जिस विधायक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे वह इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसे तो सारे विधायक की सीट चली जाएगी। तब भीमा भारती कहता है कि इलेक्शन में खड़ा होने का निर्णय पार्टी और पार्टी के अध्यक्ष का होता है, आप फिक्र मत करिए, सबको चुनाव में सीट मिलेगी, वह उनकी पार्टी ऐसे बर्बाद होने नहीं देगा। अब कावेरी रानी को बताती है कि भीमा भारती कल रात को जेल से बाहर आकर दिलशाद मिर्जा के यहाँ पार्टी के लिए गए थे, जहाँ लगभग 70 विधायक थे, मतलब कि भीमा भारती कुछ तो प्लान जरूर कर रहे हैं। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बैठा जी भीमा की जेल में जाते हैं, जहाँ प्रेम कुमार भी था। प्रेम कुमार बैठा जी से मिलकर कहता है कि इस बार वह भीमा भारती को चुनाव जिताने में पूरा दम लगा देगा, पर बैठा जी कहते हैं कि अभी आपकी ही पार्टी में सीट कंफर्म नहीं है। फिर कीर्ति सिंह नाम की नेता भीमा से जाकर जेल में मिलती है, जो कि भीमा के लिए खाना लाई थी।
इससे हमें पता चलता है कि भीमा का अब कीर्ति सिंह से चक्कर चल रहा है और शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। तभी अनुज कुमार नाम का एक जेलर आता है जो कि भीमा को अपने साथ दरभंगा जेल में ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनको सीएम के ऑर्डर आए थे और भीमा भारती को इस जेल की तरह वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलने वाली। जिसके बाद भीमा भारती को वो अपने साथ ले जा लेता है। फिर सीएम रानी अपने घर पर बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है। तभी मिश्रा जी रानी भारती से आकर मिलते हैं और कहते हैं कि पार्टी के विधायक आपसे खुश नहीं है, आपको पार्टी का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो आपकी सत्ता चली जाएगी। पर रानी भारती कहती है कि हमको जो सही लगता है हम वही करते हैं, हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा। बाकी आगे का जवाब आप विधायक दल की मीटिंग में सुन लेना। अगले दिन पार्टी की विधायक की मीटिंग होती है जहाँ रानी भारती सभी विधायक को कहती है कि ना तो हम दुलारी यादव को जेल से रिहा करेंगे और ना ही क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले विधायक को पार्टी का टिकट देंगे। हमें पता है कि पार्टी में काफी सारे लोग हमारे समर्थन में नहीं है। तब दिलशाद मिर्जा खड़ा होता है और कहता है कि जो रानी भारती का सपोर्ट करता है वह यहीं पर बैठे और बाकी सब यहाँ से चले जाए। तब लगभग सारे विधायक मीटिंग से उठकर चले जाते हैं और बचे कुछ एक दो विधायक मिश्रा जी के डर से चले जाते हैं। फिर भीमा भारती रानी को फोन पर कहता है कि अब आप अपना इस्तीफा लिखवा लीजिए क्योंकि अब आप सीएम पद से हटने वाली हैं। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में मनोज जो कि शिल्पा अग्रवाल के साथ दुष्कर्म और हत्या का विटनेस था, वह अपने गार्ड्स के साथ जा रहा होता है। तभी कुछ गुंडे गाड़ियों में आकर मनोज को गोलियों से मार देते हैं ताकि दुलारी यादव के खिलाफ कोई भी विटनेस गवाही देने के लिए ना बचे। अगले सीन में ये बात मीडिया में पहुंच जाती है कि शिल्पा के केस के इकलौते विटनेस को गुंडों ने मार दिया है। फिर रानी भारती मनोज के पापा के पास आकर कहती है कि उनके बेटे को वह नहीं बचा पाई। तब मनोज के पापा कहते हैं कि मनोज के असली हत्यारे दुलारी के आदमी और भीमा भारती हैं, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। फिर मनोज के पापा रानी को कहते हैं कि जिन्होंने उनके बेटे के साथ ये सब किया है उनको आप कुचल दीजिएगा। अब रानी कावेरी के साथ गाड़ी में जा रही थी, तब वह काफी सोचती है और कावेरी से अपना सीएम त्याग पत्र लेकर गाड़ी से उतरती है और फिर उसको फाड़ के नदी में फेंक देती है। मतलब कि रानी भारती ने डिसाइड कर लिया था कि वह सीएम की कुर्सी के लिए लड़ेगी। उसके बाद हम एकल मुंडा नाम के नेता को देखते हैं जो कि काफी पावरफुल नेता है। वह बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग कर रहा है। कावेरी अब एकल मुंडा से मिलकर उसको रानी भारती से मिलने के लिए कहती है, पर एकल मुंडा कहते हैं कि मुझे पता है कि रानी भारती के साथ उनकी पार्टी नहीं है और उनकी सीएम की कुर्सी भी जल्दी जाने वाली है, तो अपनी कुर्सी को बनाए रखने के लिए रानी भारती उसका समर्थन चाहती होंगी। मगर कावेरी कहती है कि आप रानी भारती को कमर समझिए, जिसने भी अब तक ये भूल की है उसने मुंह की खाई है। पर एकल मुंडा रानी भारती से मिलने के लिए मना कर देता है। वहाँ गौरी शंकर नवीन कुमार के कहने पर कल्पना कौल को रेलवे स्टेशन लेने जाते हैं जो कि नवीन को चुनाव जितवाकर सीएम बनवाएगी। फिर गौरी शंकर अब गाड़ी में कल्पना कौल से बात करता है। तब कल्पना बताते हैं कि उसका पार्टी में रोल यह है कि वह चुनाव में लड़ने वाले विधायक को गाइड करके उनको इलेक्शन जितवाएगी, जिसमें वह कंप्यूटर के डाटा और एनालिटिक्स की मदद लेगी, क्योंकि आजकल इसी का जमाना है, जिससे नवीन कुमार सीएम बन जाएगा। इधर मिश्रा जी अब भीमा भारती को जेल से छुड़वा लेते हैं। तब बैठा जी और दिलशाद मिर्जा भीमा का वेलकम करते हैं। वहाँ भीमा बैठा जी को कहता है कि अब आप बिहार के नए सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि पार्टी के सारे विधायक भीमा के पास थे और रानी भारती के पास सीएम बनने के लिए बहुमत नहीं थी। इधर रानी भारती अब गवर्नर से जाकर मिलती है। तब गवर्नर रानी को बोलते हैं कि विधानसभा में अपनी बहुमत कैसे दिखाओगी, इससे अच्छा है कि त्याग पत्र दे दो, नहीं तो सबके सामने आपका मजाक बन जाएगा। पर रानी कहती है कि वह देख लेगी, क्योंकि रानी के पास कुछ तो प्लान था। इस साइड नवीन कुमार अब एकल मुंडा से मिलकर कहता है कि आप हमारी पार्टी से गठबंधन करके हमारी पार्टी को जितवाओ, हम आपको उत्तर भारत में 15 सीट देंगे और अगर नवीन कुमार सीएम बन गया तो वह एकल मुंडा को झारखंड दिलवाने में मदद करेगा। पर नवीन ने एकल मुंडा से इसका कोई वादा नहीं किया था, जिसके बाद एकल मुंडा बोलता है कि वह सोचकर बताएगा। सीएम रानी भारती अब कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और सारे मंत्री के काम की जांच करती है, तो सारे मंत्रियों ने ही काम चोरी की हुई थी। फिर रानी भारती सारे कैबिनेट मंत्री को वार्निंग देती है कि अगर अब किसी भी मंत्री ने काम के प्रति लापरवाही बरती तो वह उस मंत्री की गाड़ी, बंगला, मंत्रालय और भत्ता सब कुछ छीन लेगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ भीमा भारती अब अपने बच्चों से मिलकर काफी खुश होता है। फिर रात को वह रानी भारती को कहता है कि आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर करोड़ों के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही हैं और गरीब किसानों का कर्जा भी माफ कर रही हैं। इससे आपको लगता है विधायक आपका समर्थन करेंगे और आपकी सरकार बच जाएगी। तब रानी इसका जवाब दिए बिना कहती है कि हरी काका ने आपका बिस्तर बाहर लगा दिया है। पर भीमा भारती कहता है कि वह यहीं पर सोएगा। अब भीमा रानी को आखिरी बार कहता है कि आप अपना त्याग पत्र दे दो, नहीं तो कल विधानसभा में आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मगर रानी बोलती है कि जब अटल बिहारी जी ने अपने समय में हार नहीं मानी तो हम कैसे मान ले, हमें अपनी बात रखने का एक मौका तो मिलना चाहिए। अगले दिन अब रानी भारती विधानसभा में आती है, जहाँ सबको पता था कि बेटा जी सीएम बनने वाले हैं, क्योंकि मेजोरिटी उनके पास थी। फिर विधानसभा शुरू होती है, जहाँ रानी भारती बोलती है कि आज पक्ष और विपक्ष दोनों ही नहीं चाहते कि हम सीएम बने। पर रानी भारती आज बिहार के लिए एक तोहफा लाई है, जो कि वर्मा कमीशन का आरक्षण बिल था, जिसमें बिहार के पिछड़े वर्ग के भाई और बहनों को शिक्षा, नौकरी और सरकारी योजना में 14.5% आरक्षण मिलेगा। फिर रानी भारती कहती है कि इस बिल को पास करने की सभी पार्टी ने चुनाव में बात की थी, मगर चुनाव के बाद वह सब भूल गए और वे स्पीकर को कहती है कि अगर ये बिल आज सदन में पास नहीं हुआ तो वह मान लेगी कि उसके पास बहुमत नहीं है और वह अपना इस्तीफा दे देगी। जिसके बाद विधानसभा के सारे एमएलए आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद चुनाव आने वाले थे और अगर जनता को पता चला कि इस पार्टी ने आरक्षण बिल का विरोध किया है तो चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिहार में 60% लोग पिछड़ी जाति के थे। यहाँ रानी भारती ये सब करके बाजी पलट देती है, जिसके बाद भीमा के लगभग सभी विधायक रानी भारती का समर्थन करने लगते हैं। अब रानी भारती ने अपनी सीएम की कुर्सी बचा ली थी और भीमा के काफी सारे विधायक रानी भारती के साथ खड़े हो गए थे, जिससे सबसे बड़ा झटका भीमा भारती को ही लगा था और भीमा भारती का पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म सा हो गया था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक लेडी गवर्नमेंट स्कूल में आकर साइन करती है, क्योंकि आज उसका पहला दिन था और
और उसको सरकारी कोटा के द्वारा स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने की जॉब मिली थी। स्कूल में अब सभी बच्चे मिड डे मील खाकर उस महिला की खूब तारीफ करते हैं। तभी स्कूल के कुछ बड़े बच्चे आकर सभी छोटे बच्चों को खाना खाने से रोक देते हैं, क्योंकि खाना एक नीची जाति वाली महिला ने बनाया था। अगले सीन में कुछ आदमी मिलकर वर्मा कमीशन के पिछड़ी कास्ट के आरक्षण बिल को वापस लेने के लिए लोगों में भाषण देते हैं। तभी एक जवान सा लड़का आकर खुद को सभी लोगों के सामने जलाकर मार लेता है। अब रात को सीएम रानी चुपके से उस लड़के की फैमिली के पास जाती है जिसने खुद को जलाकर मारा था। तभी गाँव के कुछ लोग रानी भारती को पहचान कर उसको घेर लेते हैं। सबको लग रहा था कि रानी भारती की वजह से ही उस लड़के ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि आखिर वर्मा कमीशन का बिल रानी भारती ने संसद में पेश किया था। तब गाँव का एक आदमी रानी भारती को आक्रोश में जलाने के लिए मिट्टी तेल लाता है और रानी भारती सबके सामने कहती है कि दम है तो लगाओ आग, हम किसी से डरते नहीं है। तब उस लड़के की माँ आती है जिसने खुद को जलाया था। वह गाँव वालों को कहती है कि अगर गाँव वालों में से किसी ने भी उसके बेटे की आग बुझाने की हिम्मत की होती तो आज उसका बेटा जिंदा होता। फिर वह रानी भारती को कहती है कि हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर रानी भारती की सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सीएम रानी भारती बिना सिक्योरिटी के गाँव में आ गई थी और गाँव वाले क्रोध में आकर उस पर अटैक कर सकते थे। फिर नवीन कुमार और उनकी पार्टी न्यूज में देख रही थी कि आरक्षण बिल का पब्लिक में विरोध तेजी से हो रहा है, जिससे नवीन को लगता है कि उसकी पार्टी के वोट में फायदा होगा। तब गौरीशंकर बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, बिहार में नीची कास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो वह रानी भारती को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि रानी भारती ने उनके फायदे के लिए बिल पेश किया है। फिर गौरीशंकर नवीन को कहता है कि बिहार की राजनीति एक्सपीरियंस से चलती है, यह डाटा से नहीं, जो कि कल्पना मैडम दिखा रही हैं। तब कल्पना बोर्ड में बिहार के डाटा को लिखती है, जिसमें रानी भारती के पिछड़ी जाति के वोट 49% थे, भीमा भारती के 24% थे और नवीन कुमार के 27% थे। नवीन कुमार का प्लान था कि वह रानी भारती के 49% वोट्स को तोड़ेगा, वो भी धर्म के नाम पर, क्योंकि जाति से भी ऊपर धर्म होता है। उसके बाद नवीन कुमार मचान बाबा के पास जेल में जाकर मिलता है और उनका चुनाव में समर्थन मांग कर कहता है कि अगर वह सत्ता में आ गया तो वह उनको जेल से निकलवा देगा। तब मचान बाबा कहते हैं कि वह नवीन को पूरा समर्थन देंगे, बस उनकी 3 शर्त थी। पहली कि नवीन कुमार झारखंड को बिहार से अलग होने नहीं देगा, दूसरी वह कुंवर सिंह को उनकी पार्टी से टिकट देगा और तीसरी शर्त मचान बाबा की ये थी कि वह नवीन से 3 और शर्त मांग सकते हैं। इसके बाद नवीन कुमार अब जनता के सामने स्पीच देकर कहता है कि जिस देश में बाबा जेल में हो उस देश का कभी भला नहीं हो सकता, इसलिए वह मचान बाबा की जेल से रिहाई करने के लिए उनकी चरण पादुका को लेकर आशीर्वाद यात्रा निकालकर उनका आशीर्वाद सब लोगों में बांटेगा। ये देखकर गौरीशंकर उनकी पार्टी के अध्यक्ष तर्केश्वर को कहता है कि नवीन बाबू ये सब सही नहीं कर रहे हैं, जिस पर तर्केश्वर गौरीशंकर को कहता है कि नवीन को जो करना है करने दो, हम उसके साथ हैं, क्योंकि नवीन कुमार 17 साल से सीएम बनने का प्रयास कर रहे हैं। अगले सीन में भीमा भारती दिलशाद मिर्जा की दावत पर जाकर उससे गले मिलता है और दावत शुरू होती है। थोड़ी देर बाद तर्केश्वर और गौरीशंकर भी दिलशाद मिर्जा की दावत पर आते हैं और गौरीशंकर अब मिश्रा जी से मिलकर कहता है कि आजकल भीमा भारती कीर्ति सिंह नाम की विधायक के साथ ज्यादा ही घूम रहे हैं। लड़की के मुंह में राजा अपने सेनापति की सुनना बंद कर देता है। यह कहकर गौरीशंकर ने मिश्रा जी के मन में शंकर डाल दी थी। उसके बाद सीएम रानी भारती अपने गाँव में अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ रानी भारती की मम्मी उससे मिलकर काफी खुश होती है। तब हम रानी भारती के भाई सन्यासी को देखते हैं, जो कि 1 नंबर का आवारा है और वो गाँव में घूमता ही रहता है। रानी भारती अब अपनी फैमिली को गिफ्ट देती है और फिर अपने पापा से मिलती है। तब रानी के पापा उससे नाराज थे, क्योंकि रानी ने अपने ही पति भीमा भारती को जेल करवाई थी, जो कि उन्हें सही नहीं लगा। रानी अपने पापा से थोड़ी बहुत बात करती है, फिर वह वहाँ से जाने लगती है। तब रानी भारती की मम्मी सन्यासी को उसके साथ पटना भेज देती है, ताकि सन्यासी वहाँ पर कुछ काम कर पाए। इधर नवीन कुमार अब काफी जोरों शोरों से मचान बाबा के लिए रैली निकाल रहा था, जिससे जनता उसकी तरफ हो रही थी। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के साथ नवीन कुमार के आशीर्वाद यात्रा के बारे में बात करता है। तब उनको पता चलता है कि नवीन अपनी यात्रा दिलशाद मिर्जा के एरिया से भी ले जाएगा, मतलब कि नवीन कुमार भीमा भारती के वोट्स को तोड़ना चाहता है। तब कीर्ति सिंह दिलशाद मिर्जा को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहती है और मिश्रा जी की बात को काट देती है। इससे मिश्रा जी के मन में शंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि गौरीशंकर सही बोल रहा था। अब हम देखते कि भीमा भारती के चेहरे पर मुस्कान है, मतलब कि उसके मन में जरूर कुछ तो प्लान है। इधर रानी भारती को जैसे ही पता चलता है कि नवीन कुमार की रैली दिलशाद मिर्जा के यहाँ से जा रही है, तो वह पुलिस को नवीन की रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहती है, नहीं तो मुस्लिम और हिंदू में दंगे हो जाएंगे। अगले सीन में पुलिस वाले नवीन से उसकी रैली का रास्ता चेंज करने के लिए कहते हैं, पर वह नहीं मानता। इधर दिलशाद मिर्जा के आदमी उसको बताते हैं कि नवीन कुमार अपनी रैली लेकर उनकी तरफ आ रहा है। तब दिलशाद मिर्जा अपने सारे साथियों को लेकर नवीन कुमार की रैली के सामने आ जाता है। अब ऐसा लग रहा था कि नवीन कुमार और दिलशाद मिर्जा के आदमियों के बीच दंगा होने वाला है। तभी नवीन की पार्टी अध्यक्ष तर्केश्वर बाबू को एकदम से कोई गोली मार देता है, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में बिहार में दंगे बढ़ चुके थे, जिसके कारण बिहार की काफी सारी प्रॉपर्टी जलकर खाक हो चुकी थी, पर पुलिस वालों ने अब स्थिति को थोड़ा काबू में कर लिया था। फिर हम देखते कि नवीन कुमार की पार्टी के कुछ गुंडे शहर में दंगा करने के लिए आ रहे हैं। तब भीमा भारती उन सब लोगों के सामने डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। फिर वह गुंडे भीमा भारती को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कोई आदमी भीमा भारती के ऊपर बम फेंकता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते कि भीमा भारती हॉस्पिटल में पड़ा है, जहाँ रानी भारती उसको देखने के लिए अपने बच्चों के साथ आई है। आखिर जो भी हो, भीमा भारती उसका पति था। तब भीमा रानी को ताने मारने लगता है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, जिसके बाद रानी वहाँ से चली जाती है। फिर कीर्ति सिंह भीमा से मिलने आती है और उन्हें बताती है कि पब्लिक उनकी काफी तारीफ कर रही है, क्योंकि भीमा ने दंगइयों को रोकते हुए अपनी जान जोखिम में डाली थी और घायल हो गए थे। यहाँ भीमा और कीर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। इधर सीएम रानी सारे पुलिस वालों को खूब सुनाकर कहती है कि उनको बिहार में एकदम शांति चाहिए और रानी भारती ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उसने रानी भारती के कहने पर नवीन की रैली नहीं रोकी। फिर रानी भारती डीजीपी को बुलाकर कहती है कि आपको पता लगाना
रहा है कि तर्केश्वर बाबू पर गोली किसने चलाई, जिसकी रिपोर्ट वह उनसे एक हफ्ते के अंदर लेने के लिए कहती है। इधर कल्पना कौल अब अपने कंप्यूटर पर डाटा देखकर नवीन कुमार को बताती है कि बिहार में उनकी पकड़ अब काफी मजबूत होती जा रही है। फिर एकदम से नवीन कुमार की वाइफ आती है, जो कि नवीन को बताती है कि उनका बेटा श्रवण कुमार फॉरेन से आ गया है और वो अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड भी लाया है। नवीन कुमार अब अपने बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है। उसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ बाहर जाने लगता है। तब पुलिस वाले आकर नवीन कुमार को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस पर चार्ज था कि उसने दंगा भड़काया है। तब कल्पना कौल जानबूझकर नवीन कुमार को हथकड़ी पहनाकर ले जाने के लिए कहती है, ताकि नवीन कुमार की फोटो अखबार के फ्रंट पेज पर आए और नवीन कुमार की लोकप्रियता लोगों में बढ़ती जाए। इसके बाद सरकार की तरफ से गोवर्धन दास को बिहार में जांच के लिए भेजा जाता है, क्योंकि बिहार में वर्मा कमीशन बिल के पास होने के बाद दंगे काफी ज्यादा बढ़ गए थे। फिर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास के पास आकर मिलता है और उनको राजनीति में खड़ा होने के बारे में बताता है। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि वह उसकी एक शर्त में मदद करेंगे, बस कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा को ढूंढकर मारना है। इधर बीमा भारती को भी पता चल जाता है कि गोवर्धन दास बिहार वापस आ गया है। वहीं सन्यासी अब अपने जीजा भीमा के पास मावा लेकर आता है। तब वह भीमा को कहता है कि मेरे को भी एमएलए की नौकरी दे दो ना। तब भीमा सन्यासी को कहता है कि वह सन्यासी को तभी एमएलए बनाएगा जब वह उनके बच्चों को उनसे मिलवाता रहेगा। फिर प्रेम कुमार भी अब जेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद वह सीधा गौरी शंकर से जाकर मिलता है और उन्हें भीमा और कीर्ति के कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें वह एक दूसरे के काफी करीब थे। यहाँ सीएम आवास में रानी भारती अब अपने पति भीमा के लिए तीज का व्रत रखती है और इधर कीर्ति सिंह ने भी भीमा के लिए तीज का व्रत रखा था। तब भीमा कीर्ति को कहता है कि वह उसको पत्नी का दर्जा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी शादी हो रखी है और उसके बच्चे भी हैं। फिर यहाँ प्रेम कुमार अब रानी भारती को मिलकर उसको भीमा और कीर्ति की फोटो दिखाता है। तब रानी को प्रेम कुमार की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। अगले सीन में कीर्ति सिंह पूजा करके भीमा को टीका लगाती है और उसको पीछे से पकड़ लेती है। तभी रानी भारती भीमा के गेट पर आकर ये सब देख लेती है और वहीं पर गिरकर रोने लगती है। फिर रानी भारती रोते हुए वापस अपने घर जाती है और रानी को अब उसका और भीमा का रिश्ता खत्म होता दिख रहा था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में रानी भारती और भीमा भारती की न्यूज टीवी पर आ गई थी कि भीमा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जिसके कारण भीमा की पब्लिक के सामने इमेज थोड़ी खराब हो जाती है। मिश्रा जी अब भीमा भारती को कहते हैं कि हम मीडिया को संभाल लेंगे, बस आप कीर्ति सिंह से रिश्ता खत्म कर लीजिए। पर भीमा कहता है कि वह कीर्ति सिंह का साथ नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ मिलकर राजनीति में आगे बढ़ेंगे। इधर रानी भारती भी उदास बैठी थी और उसकी बेटी रोशनी को भीमा और रानी के बारे में सब पता चल गया था कि उनका रिश्ता अब खत्म होने वाला है। तब रानी रोशनी को सारी सच्चाई बता देती है और उसको गले लगाकर रोने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कीर्ति सिंह का कुछ लोग पीछा करके उसकी फोटो ले रहे हैं और सन्यासी भी अब कीर्ति सिंह के घर वालों के पास जाकर उनको धमकाता है कि अपनी बेटी को कहो कि भीमा भारती से दूर रहे, नहीं तो वह उनको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद रानी भारती सन्यासी से बात कर रही थी। तब कावेरी आकर रानी से पूछती है कि आपने क्राइम ब्रांच को कीर्ति सिंह के पीछे लगाया है क्या, और ये सन्यासी कीर्ति सिंह की फैमिली को धमका कर आया है, ये सब बिल्कुल गलत है। तब रानी भारती बोलती कि ये सब हम नहीं करवाया है, क्योंकि भीमा उसका पति है, वह उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, उसके बच्चों का सवाल है। तब कावेरी रानी भारती को समझाती है कि भीमा भारती ने आपको और पूरे बिहार को धोखा दिया है, इसलिए आपको अपने पति को भूलकर बिहार की जनता के बारे में सोचना होगा। यह सुनकर रानी भारती में थोड़ी हिम्मत आती है। अगले सीन में भीमा भारती के बच्चे उससे मिलने आते हैं। तब रोशनी अपने पापा से सवाल पूछती है कि आप मम्मी और हमको छोड़ दोगे। तब भीमा कहता है कि आपकी मम्मी ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए वह उनके साथ अब नहीं रह पाएंगी, पर वे अपने बच्चों से कभी अलग नहीं होंगे। कीर्ति सिंह अब रोशनी के भाइयों को खिलौने देती है। तब रोशनी अपने भाइयों को लेकर चली जाती है। यहाँ कुंवर सिंह अब दिलशाद मिर्जा के यहाँ एक हिंदू जो काम करता था उससे दिलशाद मिर्जा के बारे में पूछता है, जो कि दंगे होने के बाद गायब हो गया था। तब आदमी कुंवर सिंह को दिलशाद मिर्जा का पता बता देता है। कुंवर सिंह अब अपने आदमियों के साथ दिलशाद मिर्जा के ऊपर अटैक कर देता है, पर दिलशाद मिर्जा बचकर भाग जाता है, पर उनके हाथ दिलशाद मिर्जा का आदमी इलियास लग जाता है। इधर नवीन कुमार के घर में कल्पना नवीन के बेटे को शादी करने से रोक देती है और जब नवीन कल्पना से उसके बेटे की शादी रोकने की वजह पूछता है तो कल्पना कहती है कि उसने बड़ी मुश्किल से नवीन की पब्लिक के सामने अच्छी इमेज बनाई है, अगर ये खराब हो गई तो उसके सीएम बनने का चांस भी कम हो जाएगा। ये सुनकर नवीन अपने बेटे को चुनाव के बाद शादी करने के लिए कहता है। यहाँ प्रेम कुमार अब गौरी शंकर से बात करता है कि उसको कोई भी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर बाद गौरी शंकर को भी पता चलता है कि नवीन कुमार ने कल्पना के कहने पर उनका टिकट भी काट दिया है। उसके बाद हम विनय कुमार नाम पे एक्टर को देखते हैं, जो कि नवीन कुमार की पार्टी से खड़ा हो रहा था। विनय कुमार की पॉपुलैरिटी से नवीन कुमार अपनी पार्टी के वोट बैंक को और बढ़ाना चाहता था, जो कि कल्पना ही करवा रही थी। फिर भीमा भारती अब अपनी खुद की नई पार्टी बना लेता है, जिसका नाम बिहार विकास पार्टी था। इसमें भीमा भारती मुसाफिर बैठा को पार्टी का उपाध्यक्ष पद सौंपता है और कीर्ति सिंह को महासचिव का पद। यह देखकर मिश्रा जी भीमा भारती को कीर्ति सिंह को महासचिव का पद देने से रोकते हैं, क्योंकि यह करने से पब्लिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तब भीमा भारती पार्टी के सभी लोगों के सामने मिश्रा जी की बेइज्जती कर देता है। यह देखकर कीर्ति सिंह पार्टी के सभी लोगों के सामने अपना पद वापस लेने के लिए कहती है, पर भीमा भारती कीर्ति सिंह को रोक लेता है। अब मिश्रा जी की पार्टी के सामने भीमा ने काफी बेइज्जती कर दी थी कि इस बार आप रानी भारती को सीएम बनाने से भी बड़ा बवंडर कर रहे हैं, यह डिसीजन आपको बर्बाद कर देगा। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। इधर कुंवर सिंह अब गोवर्धन दास को इलियास के बारे में बता देता है और बदले में पार्टी का टिकट ले लेता है। गोवर्धन दास को अब सारा सच पता चल जाता है, इसलिए वह अगले ही दिन सीएम रानी भारती के पास जाकर मिलता है और बताता है कि तर्केश्वर पर गोली दिलशाद मिर्जा के आदमी इलियास ने भीमा भारती के कहने पर चलाई थी और भीमा ने अपने ऊपर खुद बॉम्ब भी गिरवाया था, ताकि वह पब्लिक का दिल जीत कर उनका वोट पा सके। फिर गोवर्धन दास रानी भारती को कहते हैं कि जो आदमी वोट पाने के लिए अपने ऊपर बॉम्ब गिरवा सकता है, तो वो सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कृपया सतर्क रहिएगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पुलिस वाले दिलशाद मिर्जा को पकड़ने जाते हैं, पर दिलशाद मिर्जा पुलिस वालों को बिरयानी खाने के लिए कहता है। यहाँ भीमा भारती अब अपनी नई पार्टी के साथ
बाद चुनाव में खड़े होने का पर्चा इलेक्शन कमीशन में जाकर भर देते हैं। जैसे भीमा वहाँ से जाने लगता है तब रानी भारती भी अपनी पार्टी के साथ वहाँ आती है और भीमा को कहती है कि उसको सब पता चल गया है कि भीमा ने खुद पर बम गिरवाया है। फिर रानी भारती कहती है कि आज मुझे बिहार और अपने पति में से किसी एक को चुनना है और आज मैं बिहार को चुनती हूँ। जिसके बाद रानी भारती अपने हाथ से अपने सिंदूर को मिटा देती है। अगले सीन में कल्पना कौल नवीन कुमार के चुनाव प्रचार का एक जबरदस्त एक्शन वीडियो बनाकर नवीन की पूरी पार्टी को दिखाती है, जिससे नवीन की पार्टी काफी खुश होती है। तब गौरी शंकर नवीन को आकर कहता है कि तूने मेरा टिकट नहीं काटा बल्कि पार्टी की जड़ काटी है और कल्पना सिर्फ तुम्हें कल्पना में ही सीएम बनाएगी। यह कहकर गौरी शंकर वहाँ से चला जाता है। भीमा भारती अब अपनी पार्टी के सभी लोगों को कहता है कि उनकी अभी नई पार्टी बनी है तो उनके पास फंड नहीं है। जिस विधायक को अपने चुनाव का टिकट पक्का करना है उसे चुनाव के लिए 25 लाख रुपए पार्टी फंड में देने होंगे, तभी उनका टिकट पक्का होगा। थोड़ी देर बाद कीर्ति सिंह भी एक बैग में कुछ पैसे भरकर भीमा भारती को देती है क्योंकि वह भी चुनाव में खड़ी हो रही थी। तब भीमा कीर्ति को कहता है कि हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें बस आपका साथ चाहिए। इधर मिश्रा जी अब मस्त नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। तब कावेरी मिश्रा जी को मिलकर रानी भारती की तरफ से चुनाव प्रचार के लिए कहती है, पर मिश्रा जी कावेरी को मना कर देते हैं। इधर सन्यासी भीमा भारती से मिलकर उसको पार्टी का टिकट देने के लिए कहता है। तब भीमा भारती सन्यासी को कहता है कि वह उसको सीधा मंत्री बनाएंगे, पर उसको उसकी दीदी के खिलाफ प्रचार करना होगा। तब सन्यासी मान जाता है। अब उनका प्लान ये था कि सन्यासी रानी भारती की तरफ से प्रचार करेगा, पर वह रानी भारती का नहीं बल्कि भीमा भारती के पर्चे बांटेगा। जिसके बाद बिहार के चुनाव शुरू हो जाते हैं, जहाँ भीमा भारती, नवीन कुमार और रानी भारती अपनी पार्टी का जोरों शोरों से लोगों के बीच प्रचार करके रैली करते हैं। प्रेम कुमार और गौरी शंकर भी चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर लोगों में वोट मांगते हैं और सन्यासी मंत्री बनने के लालच में चुपके से भीमा भारती का पैम्पलेट बांटता है। अब चुनाव का दिन आता है और जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दे देती है। फिर चुनाव के रिजल्ट से एक दिन पहले भीमा भारती कीर्ति सिंह से बात करता है कि कुछ भी हो सत्ता में भीमा भारती ही आएंगे, क्योंकि भीमा के पास कुछ तो प्लान था। उसके थोड़ी देर बाद भीमा कीर्ति को बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उसकी बीवी, बच्चे, मिश्रा जी सब उससे दूर हो गए हैं। पर कीर्ति सिंह कहती है कि जो भी हो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर रानी भी इलेक्शन के रिजल्ट से थोड़ी घबराई हुई थी। अगले दिन अब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, जहाँ नवीन कुमार की पार्टी को 105 सीटें मिली थी, रानी भारती को 85 सीटें और भीमा भारती को 55 सीटें। यह देखकर नवीन कुमार काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसको बहुमत नहीं मिली थी, मतलब कि नवीन कुमार का सीएम बनना काफी मुश्किल था। फिर नवीन कल्पना पर गुस्सा करके कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमें बहुमत मिलेगी और मैं सीएम बनूंगा, पर ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा। तब कल्पना कहती है कि उसने उनकी पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया है और उसने सब कुछ नवीन कुमार को बताकर उससे अप्रूवल लेकर ही किया है। फिर कल्पना कहती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट नवीन कुमार को सीएम बनवाने का हुआ था, जो कि वह अभी भी करके रहेगी। अब भीमा भारती न्यूज में देखता है कि उसने रानी भारती को उसी की जगह से चुनाव लड़कर उसको हरा दिया और चुनाव के रिजल्ट के बाद भीमा भारती काफी खुश था क्योंकि बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिली थी और जिस पार्टी के साथ भीमा की पार्टी गठबंधन करेगी उस पार्टी की सरकार बन जाएगी, मतलब कि कंट्रोल अब भीमा भारती के पास ही था। रानी भारती की पार्टी वाले अब सभी उदास बैठे थे। तब रानी भारती अपनी पार्टी के सभी लोगों का उत्साह बढ़ाती है क्योंकि उनकी पार्टी को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अब भीमा भारती के यहाँ पार्टी होती है। तब भीमा बैठा जी से दुलारी यादव को जल्दी जेल से बाहर निकलवाने के लिए कहते हैं और मुंडा जी से खुद मिलने के लिए कहते हैं ताकि भीमा भारती उन सबसे गठबंधन करके सत्ता पा सके। थोड़ी देर बाद सन्यासी भीमा भारती के पास आकर उनको नेता बनाने के लिए कहता है, पर भीमा भारती सन्यासी को जूता निकाल कर सबके सामने मारने लगता है क्योंकि भीमा ने सन्यासी को उल्लू बनाया था। सन्यासी अब गुस्से में भीमा भारती को धमकाकर कहता है कि वह उनको छोड़ेगा नहीं और बदला जरूर लेगा। यह कहकर सन्यासी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में एकल मुंडा मीडिया में कहता है कि हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, जो पार्टी उनको झारखंड राज्य देगी वह उनका समर्थन करेंगे। इधर तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार को कहते हैं कि भीमा भारती भी मुंडा जी से मिल रहा है, उनको जल्दी कुछ करना होगा। अगले सीन में भीमा भारती मिश्रा जी के पास जाकर उनको मनाता है और उनको पार्टी वापस ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब मिश्रा जी भीमा को सब याद दिलाते हैं जो कि भीमा ने उनको सबके सामने कहा था। भीमा पिछली बातों पर मिट्टी डालने के लिए कहता है, पर मिश्रा जी समझ गए थे कि भीमा भारती किसी का भी सगा नहीं है, वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वे भीमा को मना कर देते हैं और जाते हुए भीमा भारती को कहते हैं कि अगर तुम ये इलेक्शन जीत गए होते तो क्या तुम तब भी मेरे पास आते। दरअसल भीमा मिश्रा जी के पास सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मिश्रा जी उसकी पार्टी को जोड़ने और गठबंधन करने में मदद कर सकते थे, जो कि बेटा जी के बस की नहीं है। नवीन कुमार अब अपनी पार्टी के सभी विधायक की मीटिंग रखता है और सबको कहता है कि वह झारखंड को अलग राज्य बनाने में समर्थन करता है, पर पार्टी के लोग इस बात से खुश नहीं थे। तभी मचान बाबा पार्टी के सभी सदस्यों के बीच से निकल कर आते हैं और सभी लोगों को धर्म के नाम पर भाषण देते हैं और मचान बाबा कहते हैं कि सीएम बनाने के और भी तरीके हैं। फिर सीन चेंज होता है और नवीन कुमार रात को भीमा भारती से मिलता है। दरअसल मचान बाबा का दूसरा ऑप्शन भीमा भारती से बात करना था ताकि झारखंड बिहार से अलग ना हो। नवीन भीमा भारती को कहता है कि अगर उनकी पार्टी गठबंधन करके सरकार बना ले तो वह उसको 6 कैबिनेट मंत्री और डिप्यूटी सीएम की पोस्ट देगा, पर भीमा नहीं मानता। फिर नवीन कहता है कि सीएम पद रोटेशन में रहेगा, पहले 2.5 साल वह सीएम बनेगा और दूसरे 2.5 साल भीमा भारती। तब भीमा भारती कहता है कि अगर वह उसको पहले 2.5 साल सीएम बना देगा तभी वह उसकी पार्टी का समर्थन करेगा। इस कारण से दोनों के बीच डील नहीं हो पाती। मचान बाबा अब नवीन कुमार को कहते हैं कि उनको भीमा की डील मान लेनी चाहिए थी। तब नवीन कुमार कहता है कि अगर भीमा पहले 2.5 साल सीएम बन गया तो वह उनकी पूरी पार्टी तोड़ देगा और उनका एक भी विधायक नहीं बचेगा। इधर कीर्ति सिंह भी भीमा को नवीन कुमार के ऑफर के लिए हाँ करने के लिए
कहती है। तब भीमा कहता है कि अगर नवीन कुमार पहले 2.5 साल सत्ता में आ गया तो वह उसको जेल भेजकर पूरे 5 साल सीएम बनेगा। अब होली का त्योहार आता है जहाँ भीमा भारती ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें सारे विधायक एंजॉय कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद कावेरी रानी भारती की तरफ से भीमा को बधाई देकर मिठाई देती है। सन्यासी भी भीमा के यहाँ भांग पीस कर सबको पिला रहा था। भीमा भारती अब कीर्ति सिंह को रंग लगाते हैं और भांग पीकर नाचने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद भीमा भारती चक्कर खाकर गिर जाते हैं। इधर रानी भारती भीमा को ख्यालों में देख रही थी कि भीमा उसको रंग लगा रहा है। तभी एकदम से कावेरी आकर रानी को बताती है कि भीमा भारती अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद भीमा भारती का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में मार्टिन जी एक का अपना प्ले कर रहा होता है। तब सरकार का एक बड़ा अधिकारी आकर मार्टिन को कहता है कि भीमा भारती मर चुका है और उसको उसके केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगले सीन में एक पुलिस वाला सन्यासी को बड़ी बुरी तरह से मारता है क्योंकि उनको लग रहा था कि सन्यासी ने ही भीमा भारती को मारा है। मार्टिन जी एक का अब अपनी जांच कमेटी के साथ डॉक्टर डेडी शर्मा से बात करता है। तब डॉक्टर से मार्टिन को पता चलता है कि भीमा भारती को आर्सेनिक टेरेक्साइड नाम का जहर देकर मारा गया है जो कि काफी खतरनाक जहर है। मार्टिन अब डॉक्टर से पूछता है कि भीमा को जहर किस चीज में मिलाकर दिया गया होगा। तब डॉक्टर कहते हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते पर उनको भांग लग रहा है जो कि लैब टेस्ट के बाद ही सब साफ हो जाएगा। उसके बाद मार्टिन अपने साथी जगन्नाथ और कामता प्रसाद को पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि सन्यासी ने भीमा को जहर दिया है। तब जगन्नाथ कहता है कि सन्यासी एक अनपढ़ लड़का है, वह आर्सेनिक टेरेक्साइड जैसा जहर भीमा को क्यों देगा। अगर उसको देना ही हुआ तो चूहे मारने की दवाई या फिर फिनाइल दे सकता है। यह जहर सन्यासी की प्रोफाइल से मैच नहीं करता। तब जगन्नाथ को लगता है कि सन्यासी के पीछे रानी भारती या फिर कावेरी का जरूर हाथ हो सकता है। फिर मार्टिन और उसकी कमेटी के दिमाग में अलग अलग थ्योरी आ रही थी भीमा के मर्डर केस को लेकर, जिसमें उनका सारा शक रानी भारती पर जा रहा था। इधर मिश्रा जी प्रेम कुमार और गौरी शंकर के पास आकर मिलते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि भीमा को मारने में गौरी शंकर का हाथ है। तब गौरी शंकर मिश्रा जी पर उल्टा उंगली उठाकर कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तूने ही भीमा भारती को जहर दिया है क्योंकि तुम्हारी भी भीमा से लड़ाई हुई थी। फिर मार्टिन जी का अब सन्यासी को क्राइम लोकेशन पर लाकर सब पूछता है। तब सन्यासी मार्टिन को सारी बात बताता है कि भीमा भारती कैसे मरा और वह डर के मारे इसलिए भागा था ताकि सब लोग उसे न मारे क्योंकि सबको उसी पर शक था। मार्टिन अब अपनी कमेटी के साथ कीर्ति सिंह से पूछताछ करता है। तब कीर्ति सिंह रानी भारती पर सारा इल्जाम लगा देती है कि रानी भारती ने ही भीमा को मारा है। फिर ऑफिसर को बताती है कि भीमा होली से एक दिन पहले रानी भारती से मिलने गया था। वहाँ से आकर भीमा ने कीर्ति को बताया कि रानी भीमा भारती से उसकी पार्टी का समर्थन मांग रही थी ताकि वह नवीन को हरा कर सत्ता पा सके, पर भीमा ने उसको मना कर दिया। उसके बाद गौरी शंकर जांच कमेटी को बताते हैं कि भीमा भांग पीने के 10 मिनट के बाद ही मर गया था। फिर प्रेम कुमार बताता है कि उसने सन्यासी को रानी भारती की मिठाई की टोकरी से कुछ निकालते हुए देखा था। अब जांच कमेटी दिलशाद मिर्जा से पूछती है कि उन्होंने भीमा भारती को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया। तब दिलशाद मिर्जा कहता है कि वैसे भीमा भारती को उठाकर घर के अंदर लाए थे और भीमा के हाथ पैर सहलाने लगे। फिर कीर्ति सिंह ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया पर भीमा भारती एम्बुलेंस के आने से पहले ही मर गए। अब दुलारी यादव जांच कमेटी को बताता है कि रानी भारती ने भीमा भारती को मारा है क्योंकि भीमा ने दुलारी यादव को बताया था कि अगर वह रानी भारती को समर्थन देंगे तो वह भीमा को फिर से जेल भेज देगी, इसलिए उन्होंने रानी भारती का प्रस्ताव ठुकरा दिया और शायद इसलिए रानी भारती ने सन्यासी के द्वारा भीमा भारती को जहर देकर मरवा दिया। अब सभी लोगों से पूछताछ करने के बाद जांच कमेटी को ऐसा लग रहा था कि रानी भारती ने ही भीमा भारती को मारा है। अगले सीन में मिश्रा जी कीर्ति सिंह के घर जाते हैं जहाँ उनको एक फोटो दिखती है जिसके बाद वह कीर्ति सिंह को नदी के किनारे देखते हैं और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में मार्टिन को फोरेंसिक वालों से फोन पर पता चलता है कि भांग के गिलास और रानी भारती की दी हुई मिठाई की टोकरी दोनों में ही आर्सेनिक जहर था, मतलब कि रानी भारती ने ही भीमा को जहर दिया है। अब हमें वही सीन दिखाते हैं जो कि एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था जहाँ रानी भारती जांच कमेटी के पास इंटरोगेशन के लिए आई थी। कामता प्रसाद अब रानी भारती को कहता है कि आपके भीमा भारती के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, तीज के बाद आपके रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़े। भीमा भारती ने आपको इलेक्शन में हराया, आपके भाई सन्यासी को भीमा ने सबके सामने मारा और जब भीमा भारती ने आपको पार्टी का समर्थन नहीं दिया तो आपने भीमा भारती को सन्यासी के द्वारा जहर देकर मरवा दिया। तब रानी जांच कमेटी को कहती है कि उसने भीमा भारती को नहीं मारा है क्योंकि भीमा और उसके बीच सब कुछ सही हो गया था। फिर रानी भारती बताती है कि भीमा होली के एक दिन पहले उससे मिलने खुद आए थे। तब भीमा ने रानी को बोला था कि वह उससे काफी खुश है क्योंकि रानी भारती ने दिखा दिया था कि सच्चाई और ईमानदारी से भी लोगों का दिल जीत कर इलेक्शन जीता जा सकता है। इसलिए भीमा ने अपनी पूरी पार्टी का रानी भारती को समर्थन देकर उसको सीएम बनाने को कहा था। रानी भारती ने फिर भीमा को कहा कि वह उसके किसी भी नेता जैसे प्रेम कुमार और दुलारी यादव को अपनी पार्टी में नेता का पद नहीं देगी और उन पर कार्रवाई करवाएगी। ये सब सुनकर भी भीमा भारती मान गए थे। रानी ने फिर भीमा को सन्यासी से माफी मांगने को बोला और भीमा ने वह भी किया और सन्यासी को होली पर उसके यहाँ बुलाया। उसके बाद मार्टिन अब कावेरी के पास जाकर कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे और रानी भारती के खिलाफ है। तब कावेरी कहते हैं कि सबूत तो उनके खिलाफ किए जा सकते हैं ताकि कोई उनको फंसा सके। फिर कावेरी मार्टिन को कहती है कि रानी भारती होली के एक दिन पहले भीमा से हाथ मिलाने के लिए राजी हो गई थी ताकि बिहार का भला हो। इधर मिश्रा जी अब पुलिस स्टेशन में पैसे देकर कुछ फाइल्स देखते हैं। फिर वह कुंवर सिंह से मिलकर उसको कुछ फोटोज दिखाकर जानकारी लेते हैं। अगले सीन में मार्टिन अपने साथियों को कल मुंडा से बात करने के लिए कहता है। तब जगन्नाथ और कामता प्रसाद कहते हैं कि उसको रानी भारती के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं और वह सब अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें अपनी रिपोर्ट बनाकर फाइल कर देनी चाहिए। पर मार्टिन कहता है कि नहीं, मैं इस जांच कमेटी का हेड हूँ, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम केस की फाइल रिपोर्ट नहीं करोगे। उसके बाद हम गोवर्धन दास को देखते हैं जो कि एक बार फिर से बिहार के गवर्नर बन गए थे और
नवीन कुमार अब अपनी सरकार बनाने वाला होता है, क्योंकि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था। नवीन कुमार अब मीडिया में कहता है कि वह जल्द ही अपनी बहुमत गवर्नर को दिखा देगा। इधर मार्टिन अब एकल मुंडा से बीमा भारती के मर्डर के बारे में पूछता है, पर मार्टिन को कुछ भी पता नहीं चलता। यहाँ मिश्रा जी अब रानी भारती के पास आकर बताते हैं कि बीमा भारती को जहर किसने दिया है, जो कि कीर्ति सिंह थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया था, जो कि बीमा भारती के पार्टी के आदमी से हुआ था। इससे कीर्ति सिंह ने मान लिया था कि भीमा ने जानबूझकर उसके पति को मरवाया है, इसलिए वे प्लान बनाकर भीमा के करीब आई ताकि वे भीमा से बदला ले सके, और मौका देखकर उसने भीमा को जहर देकर मार दिया। इधर मार्टिन भीमा भारती के यहाँ काम करने वालों से पूछताछ करता है, फिर वह हॉस्पिटल जाकर एम्बुलेंस वालों से भी पूछताछ करता है। तब मार्टिन को पता चलता है कि एम्बुलेंस के लिए 3 बार कॉल आया था। पहली बार एक महिला ने कॉल किया था, बाकी 2 बार आदमियों ने। रात को अब मिश्रा जी मार्टिन को फोन करके भीमा भारती के केस के बारे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके बाद मार्टिन केस सॉल्व कर लेता है। फिर वह अगले दिन अपनी रिपोर्ट जाकर गवर्नर को देता है, पर मार्टिन की रिपोर्ट गवर्नर एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि जगन्नाथ और कामता प्रसाद उनको पहली रिपोर्ट दे चुके थे और उन दोनों की रिपोर्ट में एक ही गुनहगार था, इसलिए मेजोरिटी के हिसाब से गवर्नर उनकी रिपोर्ट मानते हैं। अब नवीन कुमार सत्ता में आ जाता है और जल्दी सीएम की शपथ लेने वाला होता है। गवर्नर को भी अब जांच कमेटी की रिपोर्ट से भीमा के मर्डर पर जल्दी एक्शन लेना था। अगले सीन में मार्टिन रानी भारती से मिलता है और उसे सच बताता है। तब रानी भारती कहते कि मुझे पता है कि भीमा को कीर्ति सिंह ने मारा है। तब मार्टिन कहता है कि नहीं, आपको अभी आधा सच ही पता है। फिर मार्टिन रानी भारती को पूरा सच बताता है कि दुलारी यादव, प्रेम कुमार, गौरी शंकर, कीर्ति सिंह और दिलशाद मिर्जा का होली के दिन एक साथ होना ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साजिश थी। जहर देने के बाद जब भीमा भारती गिर गया तब भी वह जिंदा था, जिसको सारे विधायक घर के अंदर ले गए और भीमा के मरने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब सभी विधायक को लगा कि भीमा भारती मर गया तो कीर्ति सिंह ने एम्बुलेंस को कॉल किया। फिर गौरी शंकर ने जब भीमा को चेक किया तो वह जिंदा था। तब गौरी शंकर ने दोबारा हॉस्पिटल में फोन करके बोला कि भीमा भारती अभी ठीक है और एम्बुलेंस को आने से रोक दिया, जिस कारण भीमा भारती मारे गए। फिर भीमा के मरने के बाद दिलशाद मिर्जा ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया ताकि उन पर किसी का शक न जाए। रानी भारती अब मार्टिन से पूछती है कि उन सभी विधायक ने मिलकर ये सब क्यों किया। तब मार्टिन कहता है ताकि आप दोबारा बिहार का सीएम न बन सके, क्योंकि सारे विधायक को आपकी और भीमा की डील के बारे में पता चल गया था, जिससे उनको अपना राजनीति का जीवन खतरे में लग रहा था। तो उन सब ने मिलकर प्लान बनाकर भीमा भारती को मार दिया। इसके बाद मार्टिन कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने जहर दिया है या फिर किसने एम्बुलेंस को रोका है। असली बात तो यह है कि सारे विधायक ने षड्यंत्र रच के भीमा भारती को मारा है और यही सब भीमा के कातिल है। फिर रानी भारती मार्टिन से पूछती है कि उन सबको ये सब प्लान करने का मौका कब मिला। मार्टिन बताता है कि जब उसने भीमा भारती के नौकरों से पूछताछ की तो एक नौकर के पास उसको एक फोन मिला जो कि कीर्ति सिंह ने उसको गिफ्ट दिया था, पर कीर्ति सिंह उस नौकर के फोन को यूज करती थी। जब मार्टिन ने उस नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसने 4 महीने में 116 बार एक नंबर पे कॉल किया था, जो कि नवीन कुमार का था। मतलब कि ये सारा प्लान नवीन कुमार ने बनाया था, जो कि 4 महीने पहले से ही गेम शुरू कर चुका था और उसने सभी विधायक भीमा भारती को मारने के लिए राजी कर लिए थे। अगले सीन में नवीन कुमार सीएम बनने की शपथ लेता है और बाकी के सभी विधायक कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेते हैं। इसके बाद नवीन कुमार और सारे विधायक जश्न मना रहे होते हैं। तब रानी भारती नवीन और सारे विधायक के सामने आकर कहती है कि उसे सब पता चल गया है और जेल से आने के बाद वह हर किसी से अपने पति भीमा भारती की मौत का बदला लेगी। जिसके बाद पुलिस रानी भारती को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि जांच कमेटी के हिसाब से रानी भारती ने ही भीमा भारती को मारा है, पर सच तो कुछ और ही था। अब पुलिस वाले रानी भारती को पुलिस वैन में बैठाते हैं, जहाँ रानी भारती जनता के सामने हाथ जोड़ती है और यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है। अब शुरू करते हैं सीजन 3। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें पटना के सेंट्रल जेल का सीन दिखाते हैं, जहां मनोज के पापा डॉक्टर सिन्हा, जिसके बेटे को दुलारी यादव ने मारा था, वह रानी भारती का जेल में फिजिकल एग्जामिनेशन करने आते हैं, क्योंकि कोर्ट ने मनोज के पापा को रानी भारती का डॉक्टर नियुक्त किया था। वहाँ की जेलर डॉक्टर को रानी भारती से मिलने में काफी आनाकानी करती है। तब मिश्रा जी आकर जेलर को हड़काते हैं, पर जेलर कहती है कि वह तो अपनी ड्यूटी ही कर रही है। असल में वो जेलर नवीन कुमार से मिली हुई थी। डॉक्टर अब रानी भारती का चेकअप करते हैं। तब मिश्रा जी रानी को उनकी बेल के पेपर में साइन करने के लिए कहते हैं, पर रानी मना कर देती है। फिर मिश्रा जी की बातों से हमें पता चलता है कि रानी भारती को जेल में 3 साल हो गए हैं और तब से नवीन कुमार बिहार का सीएम बनकर बैठा है, जो कि नहीं चाहता कि रानी भारती जेल से बाहर आए। कावेरी अब मिश्रा जी से बात करती है। तब हमें पता चलता है कि रानी भारती के ऊपर अभी तक कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और रानी के खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है, इसलिए नवीन कुमार अपनी पावर का इस्तेमाल करके केस को लंबा खींच रहा है ताकि रानी भारती जेल से बाहर न आए। रानी अब मिश्रा जी को कहती है कि उसकी 10वीं की परीक्षा आने वाली है और वह बेल के चक्कर में अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकती, और वह अपने लॉयर सिंह साहब को मालती नाम की औरत की जमानत करवाने को कहती है, जिसको पुलिस ने गलत इल्जाम में जेल में डाल दिया था। अगले सीन में कीर्ति सिंह को भीमा भारती दिखता है, जो कि कीर्ति सिंह से उसको मारने की वजह पूछकर उसको रंग लगाता है। तब एकदम से कीर्ति सिंह की आंख खुलती है, मतलब कि कीर्ति सिंह सपना देख रही थी। अगले दिन नवीन कुमार भीमा भारती के घर के बाहर उसके स्टैचू का उद्घाटन करके लोगों के सामने भीमा भारती के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, ताकि वह जनता का दिल जीत पाए। असल में नवीन कुमार ही भीमा भारती को मरवाने के षड्यंत्र में मास्टरमाइंड था। वहीं दुलारी यादव नवीन कुमार के पास आता है, जिसे देखकर नवीन कुमार का चेहरा थोड़ा गुस्से में हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि नवीन कुमार और दुलारी यादव के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। गौरी शंकर अब नवीन कुमार से मिलकर उसको किसी फाइल में साइन करने के लिए कहता है, पर नवीन कुमार गौरी शंकर की बात को ही टाल देता है, जिससे गौरी शंकर को बहुत बुरा लगता है। फिर नवीन कीर्ति सिंह से जाकर बात करता है। तब हमें पता चलता है कि कीर्ति सिंह नवीन के कहने पर ही भीमा भारती के घर में रह रही है, ताकि नवीन की पार्टी
पार्टी की जनता के सामने छवि अच्छी बनी रहे। पर कीर्ति सिंह को भीमा के घर में अजीब से सपने आ रहे थे और वह डरी रहती थी। तब नवीन कीर्ति को कहता है कि तुम रानी भारती को सजा होने तक यहीं पर रहो, बाद में आप जहाँ चाहोगे हम आपको भेज देंगे। इधर प्रेम कुमार और गौरी शंकर कीर्ति और नवीन पर ही नजर रखे हुए थे कि वो बातें क्या कर रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और हम देखते कि रानी भारती पुलिस वैन में जनता के सामने अपनी 10वीं की परीक्षा देने जा रही है। तब जेलर रानी भारती के कमरे को अच्छे से चेक करती है, पर उनको कुछ भी नहीं मिलता, जो कि वह नवीन कुमार को फोन पर बता देती है। फिर हम देखते कि रानी भारती अपने 10वीं के एग्जाम अच्छे से लिखकर एग्जामिनर को सबमिट कर देती है। यहाँ नवीन कुमार अब पार्टी अध्यक्ष तर्केश्वर बाबू से बात करता है। तब हमें पता चलता है कि नवीन कुमार ने 3 साल में काफी विकास किया है और बिहार में दारू बैन करके लोगों का दिल भी जीता है। फिर तर्केश्वर बाबू दुलारी यादव का कुछ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस पर शिल्पा अग्रवाल का रेप केस अभी भी चल रहा था, जिससे उनकी पार्टी के नुकसान भी हो रहा है। इधर डॉक्टर राजीव अब बिहार के हाई कोर्ट में उसके बेटे मनोज और शिल्पा के मर्डर केस में दुलारी यादव के ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं और जज इसकी अनुमति भी दे देते हैं। इसके बाद जब नवीन कुमार को पता चलता है कि दुलारी यादव के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चलने वाली है, तो नवीन कहता है कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि दुलारी यादव का हमें कोई फायदा है ही नहीं। इसके बाद प्रेम कुमार और गौरी शंकर आपस में दारू पीकर बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि नवीन कुमार ने प्रेम कुमार और गौरी शंकर के साथ गेम खेला है और उन्हें कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी, जिससे वे दोनों ही नवीन कुमार से नाराज हैं। साथ ही हम देखते हैं कि बिहार में दारू बैन है, पर अब तो लोग पहले से भी ज्यादा दारू पी रहे हैं, जो कि सारी दारू ब्लैक में बिक रही है और सारा का सारा पैसा नवीन कुमार और दिलशाद मिर्जा की जेब में जा रहा है। मचान बाबा अब अपने आश्रम में लोगों को प्रवचन देते हैं, जहाँ सारे बाहुबली नेता आए थे। थोड़ी देर बाद मचान बाबा और पार्टी के सारे नेताओं के बीच मीटिंग होती है, जहाँ मचान बाबा दुलारी यादव को कहते हैं कि नवीन कुमार ने फैसला लिया है कि दुलारी को कुछ समय के लिए अपने पद से इस्तीफा देना होगा, जिसके कुछ समय बाद वे दुलारी यादव को फिर से उसका पद वापस दे देंगे। पर दुलारी यादव किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि वह समझ गया था कि पार्टी उसके साथ गेम खेल रही है और वो उसको हमेशा के लिए जेल में करवा देंगे। ये सब कहकर दुलारी यादव मीटिंग छोड़कर चला जाता है और जैसे दुलारी यादव की गाड़ी घर पहुंचती है, तब हम देखते हैं कि दुलारी यादव की लाश उसकी गाड़ी में पड़ी है। इधर जेल में नवीन कुमार 18 महिला कैदियों को रिहा करता है, जो कि अपनी आधी सजा काट चुकी थी, इसलिए अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें छोड़ दिया गया था। फिर जेल में अब सभी लोगों को हलवा बंटवाया जा रहा था, क्योंकि रानी भारती 10वीं कक्षा में पास हो गई थी। ये जानकर नवीन रानी भारती से मिलकर उसको बधाई देता है और कहता है कि आगे की पढ़ाई अच्छे से करिएगा, क्योंकि अभी आपको जेल में कई साल रहना है। यह कहकर नवीन कुमार वहाँ से जाने लगता है। तभी नवीन को फोन आता है कि दुलारी यादव हार्ट अटैक के कारण मारा गया। तब रानी भारती नवीन कुमार को कहती है कि जब हम चौथी फेल थे, तब हमने आपकी नाक में दम कर दिया था, अगर हम ग्रेजुएट हो गए तो आपका क्या होगा। नवीन कुमार कहता है कि मतलब क्या है आपका। तब रानी भारती कहती है कि दुलारी यादव को हार्ट अटैक नहीं आया था। जिसके बाद यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार के पास जाकर कहते हैं कि दुलारी यादव को किसी ने मरवाया है। तब नवीन कुमार को रानी भारती के साथ अपने पार्टी के सारे साथियों पर भी शक होता है, इसलिए नवीन सभी पार्टी अध्यक्ष की कॉल रिकॉर्डिंग निकलवा कर सुनता है, ताकि वह पता लगा सके कि दुलारी यादव को किसने मरवाया है। फिर नवीन कुमार जब कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, तब सारे नेता एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, जिससे नवीन को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले सीन में रानी भारती की बेटी रोशनी अपने भाई जय को फोन करके कहती है कि आज माँ की कोर्ट में हियरिंग है। तब जय कहता है कि वह नहीं आएगा। दरअसल जय को लग रहा था कि उसकी माँ ने उसके पापा भीमा भारती को मारा है, इसलिए वह अपनी माँ से मिलना तक नहीं चाहता था। उस समय रोशनी को अपने सामने 2 आदमी दिखते हैं, जो कि उनका काफी देर से पीछा कर रहे थे। तब वह सारी बात मिश्रा जी को बताती है और वह दोनों आदमी भाग जाते हैं। रानी भारती अब पुलिस वैन से आकर कोर्ट में अपने बच्चों से मिलती है और अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। तब मिश्रा जी कहते हैं कि आप जा रही हैं, आप तो बेल लेने आई थी। तब रानी भारती कहती है कि वह तो सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आई थी। इसके बाद सारे विधायक अब दुलारी यादव की शोक सभा में नकली दिखावा करने आते हैं। तब प्रेम कुमार को मैसेज आता है और हम देखते हैं कि रानी भारती ने मीडिया में कहा है कि दुलारी यादव नवीन कुमार का भांडा फोड़ने वाला था, इसलिए उसको मरवा दिया गया और भीमा भारती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर रानी भारती को जेल में कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी नवीन कुमार की होगी। इसके बाद मीडिया वाले अब नवीन कुमार से सवाल जवाब पूछने लगते हैं। तब नवीन नो कमेंट बोलकर चला जाता है, पर नवीन के दिमाग में बस रानी भारती की एक ही बात चल रही थी कि दुलारी यादव का मरना हार्ट अटैक नहीं था। यहाँ डॉक्टर राजीव सिन्हा अब अपने पेशेंट का इलाज कर रहे होते हैं। तब एक आदमी आकर राजीव को तर्केश्वर बाबू से मिलाने के लिए कहता है। जैसे डॉक्टर राजीव गाड़ी में जाकर तर्केश्वर बाबू से मिलते हैं, तब तर्केश्वर बाबू कहते हैं कि रानी भारती के साथ कौन कौन मिला हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था कि दुलारी यादव को रानी भारती ने मरवाया है और डॉक्टर राजीव उन्हीं का साथी है। तब राजीव कहता है कि आप खुद ही पता लगा लीजिए ना। इसके बाद नवीन कुमार अब सारे नेता के साथ मीटिंग करता है। तब वहाँ पर सभी विधायक के लिए जूस आता है, पर सारे विधायक एक एक करके मना कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भीमा भारती के जैसा ही उनके साथ ना हो जाए। मतलब कि किसी भी नेता को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। नवीन कुमार अब सभी नेता पर भड़क जाता है कि हम भला तुम्हें जहर क्यों देंगे, और वैसे भी अगर तुम में से किसी भी नेता को कुछ हुआ तो उनका राज खुल जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इधर मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों के साथ घर जाते हैं। तब वहाँ दिलशाद मिर्जा अपने आदमी के साथ बैठा था। मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों को कमरे में भेज देते हैं। तब दिलशाद मिर्जा मिश्रा जी को धमकाता है कि रानी भारती को समझाओ कि ज्यादा ना फुदके, नहीं तो बिहार की जेल में आए दिन लोग मरते रहते हैं। फिर जेल में रानी भारती कावेरी से बात करती है कि उनका बेटा जय कोर्ट में उनसे मिलने नहीं आया, मतलब कि उसके मन में शंका है। उनको जल्दी जय के मन की शंका को दूर करना होगा, तभी वह ये जंग जीत पाएंगे। फिर गौरी शंकर अब बैठा जी से मिलने जाते हैं, पर बैठा जी गौरी शंकर
शंकर को उनके ऑफिस के बाहर 2 घंटे बैठाए रखते हैं। तब उनका आदमी आकर कहता है कि बैठा जी अभी बहुत व्यस्त हैं, वे आपसे कल मिलेंगे। तब गौरी शंकर खिड़की से देखता है तो बैठा जी अपने नाखून काट रहे होते हैं, जिससे गौरी शंकर को काफी गुस्सा आता है। तब गौरी शंकर सीधा कुंवर सिंह के पास जाकर मिलता है, जो कि वीर सेना का लीडर बन चुका था। गौरी शंकर कुंवर सिंह को कहता है कि वह उसको दिलशाद मिर्जा की जगह शराब का किंग बना सकता है, बस उसको उसका साथ देना होगा। असल में गौरी शंकर नवीन की पार्टी से उसकी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, क्योंकि कोई भी उसको भाव नहीं दे रहा था। इधर मिश्रा जी अब रानी भारती के बच्चों को स्कूल से घर ले जाने लगते हैं। तब 2 आदमी आकर मिश्रा जी की गाड़ी में गोली चलाकर भाग जाते हैं। तब मिश्रा जी और रानी भारती के बच्चे बाल बाल बचते हैं। जैसे रानी भारती को बात पता चलती है, वह मिश्रा जी को फोन करके कहती है कि वह बेल के पेपर तैयार करवाए, क्योंकि वह जेल से जल्दी बाहर आना चाहती है। जिसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में रानी भारती मिश्रा जी से मिलकर पूछती है कि उनके बच्चों पर गोली किसने चलवाई। तब मिश्रा जी कहते हैं कि कोई भी हो सकता है, क्योंकि आधा बिहार रानी भारती का दुश्मन बन चुका है। पर मिश्रा जी को शक नवीन कुमार पे था। तब रानी कहते कि नवीन कुमार उसके बच्चों पर हमला नहीं करवा सकता, क्योंकि इससे उसकी इमेज खराब हो सकती है। यह कहकर रानी भारती गोली चलाने वाले का पता लगाने के लिए कहती है। फिर मिश्रा जी रानी भारती से एक बात पूछते हैं कि दुलारी यादव को मरवाने में आपका हाथ तो नहीं है। तब रानी भारती कहती है कि दुलारी यादव हार्ट अटैक से मरा है। फिर वह मिश्रा जी से भीमा भारती की फोटो निकालने के लिए कहती है, क्योंकि रानी भारती को बेल मिल गई थी। जैसे मिश्रा जी भीमा भारती की फोटो उठाते हैं, वह देखते कि भीमा भारती के फोटो के पीछे उसको मारने वाले लोगों की फोटो थी, जिसमें दुलारी यादव की फोटो पर क्रॉस लगा था, मतलब कि रानी भारती ने ही दुलारी यादव को मरवाया है। उसके बाद रानी भारती अपने घर चली जाती है। अगले सीन में नवीन कुमार बिहार के गवर्नर गोवर्धन दास से जाकर मिलता है और पूछता है कि दुलारी यादव का मरना, रानी भारती के बच्चों पर गोली चलना और रानी भारती का बेल मिलना, इन सब में आपका हाथ तो नहीं है। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूंगा भला। साथ ही वो कहते हैं कि तुमसे पार्टी के कुछ लोग नाखुश हैं, सबको साथ में लेकर चलो, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। तब नवीन कुमार गोवर्धन दास से उनकी नाराजगी का कारण पूछकर गोवर्धन दास को शराब की कमाई का 10% हिस्सा देने के लिए कहता है, जबकि भीमा भारती 30% हिस्सा दिया करता था, जो कि गोवर्धन दास को अच्छा नहीं लगता। रानी भारती अब अपने पति की मूर्ति पर माला चढ़ाकर कीर्ति सिंह से मिलती है और कहते कि हम भीमा भारती को मारने वाले सभी लोगों पर गुस्सा है, पर तुम पर नहीं, क्योंकि उन सब ने कीर्ति सिंह को मोहरा बनाकर यूज किया था। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ कीर्ति सिंह का पति सुनील कीर्ति को बोलकर जाता है कि वीर सेना की फंडिंग में काफी घोटाला चल रहा है और वह मुखिया के पैसे देकर जल्दी आ जाएगा। जैसे सुनील अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तब एक ट्रक वाला जानबूझकर सुनील का एक्सीडेंट करके उसे मार देता है और पैसे लेकर भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मार्टिन जी इक्का को देखते हैं, जो कि IAS ऑफिसर हैं और उन्होंने ही भीमा भारती के केस को सॉल्व किया था। तब कावेरी मार्टिन से आकर मिलती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गवर्नर ने मार्टिन की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं करी, पर मार्टिन अभी भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहाँ उसको पता चला है कि सुनील सिंह को मारने वाला आदमी कोई महेंद्र राय है, जो कि सुनील को मारने के बाद से ही गायब हो गया है। अगर उनको उस आदमी के बारे में पता चल गया तो वे भीमा भारती के मर्डर्स को एक्सपोज कर सकते हैं। नवीन कुमार अब DSP झा को उनके पास बुलाकर कहता है कि पता लगाइए कि रानी भारती के बच्चों पर गोली किसने चलवाई, क्योंकि इससे नवीन कुमार की इमेज खराब हो रही है। फिर इंस्पेक्टर धर्म अब मिश्रा जी के पास आकर उनके ऊपर गोली चलाने वालों के बारे में पूछता है, पर मिश्रा जी को कुछ भी पता नहीं था। तब धर्म को मिश्रा जी के ऊपर शक होता है और वह मिश्रा जी की गाड़ी के बारे में पूछता है, जो कि रिपेयर होने गई थी। धर्म अब सीधा कार रिपेयर करने वाले के पास जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि मिश्रा जी ने 25,000 रूपए ज्यादा देकर अपनी गाड़ी सही करवा ली है, मतलब कि मिश्रा जी कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इधर नवीन कुमार कीर्ति से मिलकर उसको दुलारी यादव की जगह सरगोनिया से चुनाव लड़ने के लिए कहता है, जबकि लोगों को लग रहा था कि सरगोनिया से चुनाव का टिकट दुलारी यादव की पत्नी सरोज यादव को मिलेगा। अगले सीन में कीर्ति चुनाव का पर्चा भरकर मीडिया में रानी भारती के ऊपर इल्जाम लगाती है कि रानी भारती ने ही भीमा भारती को मारा है। इधर रानी भारती सरोज यादव से मिलकर उसको समझाती है कि नवीन की पार्टी ने तुम्हारे पति और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए वह सरोज यादव को उसकी पार्टी से कीर्ति सिंह के सामने खड़ा करके नवीन की पार्टी को सबक सिखाने के लिए कहती है और सरोज मान जाती है। सरोज यादव अब सरगोनिया से खड़े होकर मीडिया में उसके पति और भीमा भारती की मौत का सारा ब्लेम नवीन कुमार को करती है। यह रानी भारती को देखकर अब समझ आ रहा था कि वह भी अब राजनीति की खिलाड़ी बन चुकी है और जनता भी अब रानी भारती के सपोर्ट पे आने लगी थी। अब थाने में धर्म मिश्रा जी की कॉलिंग स्टेटमेंट से पता लगाता है कि मिश्रा जी ने उन पर हमला होने से पहले एक अननोन नंबर से बात करी थी, जो नंबर काफी टाइम से स्विच ऑफ है। फिर हम देखते हैं कि रानी भारती के बच्चों पर गोली चलाने वाला एक आदमी फोन पर अपनी बीवी से बात कर रहा है। तब दूसरा आदमी उससे फोन छीन कर स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि उनको फोन ऑन करने से मना किया गया था। तब एकदम से पुलिस वाले आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगले दिन नवीन कुमार कीर्ति सिंह के साथ जबरदस्त रैली निकालता है। तब रानी भारती सरोज यादव और पार्टी के लोगों के साथ काला झंडा दिखाकर कीर्ति सिंह की रैली को वापस भेज देते हैं। तब उसको पुलिस वाले का फोन आता है और वह बता देता है कि रानी भारती के बच्चों पर गोली किसने चलवाई है। फिर तर्केश्वर बाबू अब उन दोनों आदमियों के पास जाकर उनसे बात करते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी भारती उसके बेटे जय का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। तब वहाँ फोन आता है और कावेरी टीवी चलाती है, जहाँ न्यूज में दिखा रहे थे कि रानी भारती ने ही अपने बच्चों पर गोली चलवाई है, जो कि हमलावरों ने कबूल किया है। और नवीन कुमार अब रानी भारती को टारगेट करके जनता के सामने अपनी अच्छी छवि बना रहा था। जय ये सब देखकर रानी भारती से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर रानी भारती का छोटा बेटा उससे पूछता है कि माँ आपने हम पर गोली चलवाई थी। तब मिश्रा जी कहते कि नहीं, वो गोली मैंने चलवाई थी। मिश्रा जी अब रानी भारती से अकेले में बात करते हैं। तब रानी भारती पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में मिश्रा जी कहते हैं कि वह रानी भारती को जेल से बाहर निकलवाना चाहते थे और रानी जानबूझकर
कर जेल में बैठी थी, इसलिए मिश्रा जी को ऐसा करना पड़ा। फिर मिश्रा जी कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आप 3 साल से जेल में क्या कर रही थी। तब रानी भारती कहती कि हम जो भी कर रहे थे वे अपने बच्चों के लिए कर रहे थे और हम नहीं चाहते कि आपको ये सब पता चले। जिसके बाद मिश्रा जी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सोचते हैं। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में कुंवर सिंह अपने आदमियों के साथ गौरी शंकर से मिलने एक फैक्ट्री में आता है। तब गौरी शंकर बताता है कि ये फैक्ट्री उसके साथी राम कृपाल की है जो कि हैंड वॉश बनाता है। फिर गौरी शंकर कुंवर को उसका प्लान बताता है कि वह हैंड वॉश वाले एथेनॉल की मदद से अंग्रेजी दारू बनाकर लोगों को बेचकर पैसा कमाएंगे। तब कुंवर सिंह बोलता है कि दारू को बेचने के लिए ब्रांडेड बोतल लगती है और वह कहां से लाएंगे, जिस पर गौरी शंकर कुंवर सिंह को उसकी फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। जब ब्रांडेड बोतल में दारू पैक हो रही थी, गौरी शंकर कहता है कि माल हमारा और वीर सेना का नेटवर्क तुम्हारा, जिससे वे पूरे बिहार में उनकी दारू सप्लाई करेंगे और दिलशाद मिर्जा के आधे दाम में दारू बेचने से सारे लोग उनकी ही दारू खरीदेंगे। कुंवर सिंह अब गौरी शंकर को बोलता है कि आपको दिलशाद मिर्जा का धंधा चौपट करके क्या मिलेगा। तब गौरी शंकर कहता है कि मन की शांति और बिजनेस में 50% हिस्सा, जिसके बाद उन दोनों में डील हो जाती है। अगले सीन में रानी भारती अब अपने बेटे जैसे मिलकर कहती है कि हमने तुम्हारे पापा भीमा भारती को नहीं मारा है और बहुत जल्द तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी। यह कहकर रानी भारती वहाँ से चली जाती है। मार्टिन अब अपने ऑफिसर को कचरे के ढेर की एक रिपोर्ट देकर सब साफ करवाने के लिए कहता है। उसके बाद मार्टिन महेंद्र राय की बीवी के पास जाकर महेंद्र के बारे में पूछता है। तब उसकी बीवी कहती है कि महेंद्र 4 साल से बाहर जा रखा है और उसका फोन तक नहीं आता। जिसके बाद मार्टिन वहाँ से चला जाता है, पर उसको महेंद्र की बीवी पर शक था। इधर गौरी शंकर अपनी काम वाली बाई सुंदरी से बात कर रहा होता है। तब प्रेम कुमार गौरी शंकर से मिलने आता है। फिर गौरी शंकर प्रेम को उसकी दारू पिलाता है जो कि उनकी फैक्ट्री से आई थी और वह दारू प्रेम को काफी अच्छी भी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दिलशाद मिर्जा के आदमी शहर में लोगों को शराब सप्लाई करने जाते हैं, पर कोई भी उनकी दारू नहीं खरीदता क्योंकि कोई और सप्लायर कम दाम में लोगों को दारू सप्लाई कर रहा था। अब दिलशाद मिर्जा के सारे आदमी इलियास के पास जाकर सारी बात बताते हैं और दारू वापस कर देते हैं। तब इलियास को काफी सारे लोगों का फोन आता है कि कहीं भी दारू नहीं बिक रही है। इसके बाद दिलशाद मिर्जा सीधा थाने जाकर पुलिस वालों को धमकाता है कि वह उनके फिक्स किए रेट से कम पैसों में दारू क्यों बेच रहे हैं। तब पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने दारू नहीं बेची। फिर कांस्टेबल दिलशाद मिर्जा को कहता है कि उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा है जो कि दारू सप्लाई कर रहे थे, मगर मिर्जा कहता है कि ये लोग 5 करोड़ की दारू एक दिन में कैसे बेच सकते हैं। तब मिर्जा पुलिस वालों को धमकाकर कहता है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर शराब के तस्करों का पता चाहिए, नहीं तो वह पुलिस वालों को चौराहे पर नंगा करके घुमाएगा। अब हम देखते कि महेंद्र राय के घर में एक पोस्टमैन गया है जिसको मार्टिन चुपके से देख रहा था। जैसे पोस्टमैन वहाँ से जाने लगता है तब मार्टिन पोस्टमैन को पैसे देकर पता लगा लेता है कि महेंद्र की बीवी को मनी ऑर्डर उसका पति भेज रहा है जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मचान बाबा कुंवर सिंह से मिलकर उसको शराब के धंधे को बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो दिलशाद मिर्जा का था। पर कुंवर सिंह गुस्से में कहता है कि वह शराब का धंधा चालू रखेगा और जो भी कोई उसके बीच में आएगा वह उसको खत्म कर देगा। फिर तर्केश्वर बाबू नवीन कुमार को कहते हैं कि कुंवर सिंह नहीं मान रहा। तब नवीन कुमार डीजीपी झा को बोलकर कानूनी कार्रवाई से कुंवर सिंह का दारू का धंधा बिहार दिवस के आने से पहले बंद करवाने के लिए कहता है। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर से मिलकर पूछता है कि कहीं आप तो कुंवर सिंह से नहीं मिले हुए, पर गौरी शंकर मना कर देता है। अब नवीन अपने बेटे श्रवण कुमार के कॉन्सर्ट को देखने जाता है। तब हम देखते हैं कि गांव में कुछ लोग शराब पीने से मर रहे हैं। जैसे ये बात नवीन कुमार को पता चलती है वह अपने बेटे के कॉन्सर्ट से उठकर चला जाता है जो कि नवीन की बीवी और बेटे को पसंद नहीं आता। अगले सीन में टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि बिहार के मखदुमाबाद गांव में जहरीली शराब पीने से 54 लोग मारे गए और 83 लोगों की हालत गंभीर है, जिसका सारा इल्जाम जनता सरकार पर लगा रही है। रानी भारती अब जहरीली शराब पीकर मरे हुए लोगों के परिवार वालों से मिलने जाती है, पर पुलिस वाले रानी भारती का रास्ता रोक लेते हैं जो कि नवीन कुमार ने करवाया था। तब रानी बोट की मदद से लोगों से मिलने जाती है और मरे हुए लोगों के परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटती है। जिसके बाद रानी मीडिया में लोगों की जहरीली शराब पीकर मरने का सारा इल्जाम दिलशाद मिर्जा के ऊपर लगाती है क्योंकि वही शराब माफिया चलाता था। फिर रानी मीडिया में दिलशाद मिर्जा की गिरफ्तारी और नवीन कुमार के सीएम पद से इस्तीफे की मांग करती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में डीजीपी झा पूरी पुलिस फोर्स के साथ कुंवर सिंह की दारू की फैक्ट्री में रेड मारता है। तब कुंवर सिंह चुपके से गौरी शंकर को फोन लगाकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब गौरी शंकर कहता है कि नवीन कुमार दिलशाद मिर्जा को बचाने के लिए तुमको पकड़कर जहरीली शराब कांड का मुजरिम तुम्हें बनाना चाहता है। अच्छा यही रहेगा कि तुम यहाँ से बचकर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ये सब सुनकर कुंवर सिंह चुपके से वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में नवीन कुमार डीजीपी झा को कहता है कि पता लगाओ कुंवर सिंह के पीछे कौन है जो कि 3 साल से देशी शराब बेच रहा था, पर वो अचानक से अंग्रेजी शराब क्यों बेचने लगा। अब हम देखते कि गौरी शंकर मचान बाबा से मिलने गया है जहाँ पार्टी के और भी नेता बैठे थे। तर्केश्वर बाबू अब गौरी शंकर से बोलते हैं कि हमें शक है कि आप कुंवर सिंह से मिले हुए हैं। तब गौरी शंकर कहता है कि आप गलत सोच रहे हैं, हम बस एक बार कुंवर सिंह को मना करने गए थे कि शराब का धंधा मत करो, पर वह नहीं माना। यह कहकर गौरी शंकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब दिलशाद मिर्जा गौरी शंकर को धमकी देकर कहता है कि हमको लगता है कि आप रानी भारती से मिले हुए हैं। जिस दिन हमें घर के भेदी के बारे में पता चलेगा उस दिन हम उसको जान से मार देंगे। फिर मार्टिन अब अपने जूनियर IAS ऑफिसर से मिलकर उसकी महेंद्र राय को ढूंढने में मदद मांगता है और वह ऑफिसर हाँ कर देता है। अब हम देखते हैं कि महेंद्र राय उत्तर प्रदेश की एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद महेंद्र अपने मालिक को फोन करके कहता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। तब महेंद्र राय का मालिक उसको बिहार आकर सरेंडर करने के लिए कहता है, बाकी आगे का वह संभाल लेगा। पुलिस वाले अब रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे होते हैं। तब महेंद्र दारू के साथ जानबूझकर खुद को पकड़वा लेता है। जैसे ही महेंद्र जेल में जाता है तब हम वहाँ सन्यासी को देखते हैं जो कि रानी भारती का छोटा भाई है। महेंद्र की सन्यासी
सन्यासी से बहस हो जाती है। तब सन्यासी महेंद्र को धमकाकर कहता है कि कायदे में रहो वरना जल्दी ऊपर चले जाओगे। अब दिलशाद मिर्जा मस्जिद जाता है। तब उसको एक काउसर नाम की औरत मिलती है जो कि दिलशाद से मदद मांगकर कहती है कि उसका बेटा आजकल अंग्रेजी दारू पीकर पड़ा रहता है। जब उसने अपने बेटे से पैसे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह दारू बेचकर पैसे कमाता है और उसी से दारू पीता है। तब मिर्जा उस औरत से पूछता है कि वह दारू कहाँ से लाता है, जिस पर वो औरत बताती है कि आजकल उसका बेटा किले के पास जाता है, वहीं से उसको सप्लाई के लिए शराब मिलती है। ये सब सुनकर मिर्जा समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद रात को अब किले के पास दारू का ट्रक आता है। तब मिर्जा का राइट हैंड इलियास अपने आदमी के साथ ट्रक वालों को पकड़कर पूछता है कि ये माल किसका है। तब वह आदमी कहता है कि कुंवर सिंह का। जिसके बाद एकदम से कुछ आदमी आकर इलियास के आदमी को घेर लेते हैं और कहते कि हमें सिर्फ इलियास चाहिए। फिर हम देखते हैं कि कोई आदमी मिश्रा जी को फोन करके कहता है कि इलियास को पकड़ लिया है, मतलब कि इन सबके पीछे मिश्रा जी का हाथ है। अगले दिन कावेरी रानी भारती से पूछती है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है। तब रानी भारती कहती है कि हम चाहे गलत करें या फिर सही, पर जब तक हम भीमा भारती के कातिलों को सजा नहीं दिलवा देते हम शांत नहीं बैठेंगे। कावेरी अब इलियास को धमकाकर कहती है कि तुमको मीडिया के सामने सब सच बोलना होगा कि दिलशाद मिर्जा और नवीन कुमार मिलकर शराब का धंधा कैसे चला रहे हैं, नहीं तो दिलशाद को बता देगी कि इलियास 80 ट्रक में से 10 ट्रक का घपला कर रहा है। पर इलियास नहीं मानता और कहता कि मिर्जा तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तब कावेरी फातिमा को बुलाती है जो कि इलियास की बीवी है। फातिमा डर के मारे कहती है कि इन लोगों के पास तुम्हारी डायरी है जिसमें सब कुछ लिखा है, अगर मिर्जा को उसके झोल के बारे में पता चल गया तो वह उसको मार डालेगा, तो तुम इन लोगों को सच बता दो क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये लोग हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। इलियास अब एक वीडियो बनाकर दिलशाद मिर्जा का पूरा दारू का धंधा एक्सपोज कर देता है जो कि पुलिस के अंडर में हो रहा था। फिर वह कहता है कि शराब पीकर लोगों को मरते देखकर हमारा दिल अब इस काम के लिए नहीं मानता, इसलिए हम ये वीडियो बनाकर दिलशाद मिर्जा का भांडा फोड़ रहे हैं। अब ये वीडियो मीडिया में पूरी तरह से फैल जाती है जो कि मिर्जा और सारे नेता देख लेते हैं। इलियास ने वीडियो में रिकॉर्ड दिखाकर ये भी बताया था कि इन सब में नवीन कुमार, तर्केश्वर बाबू और डीजीपी सब मिले हुए हैं जो कि रोज के करोड़ों रुपए छापते हैं। ये वीडियो बाहर आने के बाद नवीन कुमार की पार्टी की जनता के सामने छवि खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद बिहार की विधानसभा में रानी भारती और नवीन कुमार आमने सामने आते हैं। तब नवीन कुमार स्पीकर के सामने खड़े होकर कहता है कि 3 साल में बिहार का काफी विकास हुआ है जिससे बिहार के लोग खुद को बिहारी बोलने में गर्व फील कर रहे हैं, पर कुछ नेता उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बिहार का नाम भी खराब हो रहा है। फिर नवीन कुमार कहता है कि दिलशाद मिर्जा और उसका इलियास नाम के आदमी से कोई संबंध नहीं है, विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले हम बिहार की रफ्तार को रुकने नहीं देंगे। तब रानी भारती नवीन की बात का जवाब देकर कहती है कि लगता है कि नवीन कुमार खुद को बिहार समझने लगे हैं क्योंकि उनकी तारीफ मतलब बिहार की तारीफ और उनकी आलोचना मतलब बिहार की आलोचना। फिर रानी कहते हैं कि बिहार में दारू बंद होने के बावजूद बिहार में दारू पहले से भी ज्यादा पी जा रही है जो कि सब दिलशाद मिर्जा के दारू माफिया की वजह से हो रहा है और इन सब में नवीन कुमार का हाथ है। यह कहकर रानी भारती नवीन कुमार का सीएम पद से इस्तीफा मांगती है। फिर रानी भारती की पार्टी के सभी लोग नवीन कुमार का इस्तीफा देने के नारे लगाकर हंगामा कर देते हैं। तब तर्केश्वर बाबू स्पीकर को कुछ कहते हैं और विधानसभा के स्पीकर पुलिस को बुलवाकर रानी भारती के सभी लोगों को बाहर करने लगते हैं। तब रानी भारती जाते हुए नवीन कुमार को कहती है कि आज तो तुम हमें सदन से बाहर निकलवा रहे हो, पर याद रखना बिहार की जनता तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करेगी। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में मार्टिन कचरे के ढेर में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तब उसको छोटे बच्चे दिखते हैं जो कि कचरे से दारू की बोतल उठाकर जमा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कुछ गाड़ियां आती हैं जिसमें बैठे कुछ लोग बच्चों से दारू की बोतल खरीद कर ले जाते हैं। मार्टिन अब उस गाड़ी का पीछा करता है। तब वह देखता है कि वह सारी गाड़ियां एक फैक्ट्री में जा रही हैं जहाँ गौरी शंकर भी मौजूद है। इधर जेल में महेंद्र राय कुर्सी बना रहा होता है। तब 2 आदमी आकर महेंद्र राय को मारने लगते हैं। जैसे महेंद्र उन दोनों को देखता है तो वे उसके याद में निकलते हैं जिससे वह समझ जाता है कि उसका मालिक उसको जेल में मरवाना चाहता है ताकि सुनील की मौत का राज बाहर ना आए। अब वह दोनों आदमी महेंद्र को जान से मारने वाले होते हैं। तब सन्यासी वहाँ बंदूक लेकर आता है और महेंद्र को बचा लेता है। उसके बाद सन्यासी महेंद्र को कहता है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, पर सच क्या है हमें बताना होगा और महेंद्र मान जाता है। अगले सीन में मिश्रा जी चीफ जस्टिस भगवती बाबू से मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि सन्यासी को बेल दे दीजिए। तब मिश्रा जी भगवती बाबू को ब्लैकमेल करके कहते हैं कि उनके पास भगवती का कोई अश्लील वीडियो है, अगर उन्होंने उसका काम नहीं किया तो वो वीडियो लीक कर देगा। अगले दिन कोर्ट में मिश्रा जी का लॉयर सन्यासी राय के लिए बेल मांगता है और जज भगवती सन्यासी को आराम से बेल दे देते हैं। अब हम देखते हैं कि सन्यासी रानी भारती के साथ मूर्ति में पेंट कर रहा है। तब कावेरी आकर पूछती है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं? जिस पर रानी भारती कहती है कि वह समा चकेवा त्योहार की तैयारी कर रही हैं जो कि भाई बहन का त्योहार है। इधर कीर्ति सिंह अपने घर में भीमा भारती की एल्बम देखती है जो कि उसकी मुंह बोली झिलमिल मौसी ने उसको लाकर दी थी। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति अपनी मांग में सिंदूर भरती है और वह ये सब इसलिए कर रही थी ताकि लोगों को लगता रहे कि कीर्ति सिंह भीमा की बीवी है और रानी भारती भीमा की हत्यारन। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मार्टिन ने महेंद्र राय को जेल से छुड़ा लिया है और वह उसको अपने साथ गाड़ी में ले जा रहे हैं। तब मार्टिन एकदम से गाड़ी रोककर कहता है कि वह उसको 3 साल से ढूंढ रहा था, बस उसको एक सवाल का जवाब चाहिए कि सुनील को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। तब महेंद्र गाड़ी से निकलकर भागने लगता है और एकदम से मिश्रा जी आकर महेंद्र को पकड़ लेते हैं। फिर वह बंदूक तान कर पूछते हैं। तब महेंद्र बताता है कि उसने गवर्नर गोवर्धन दास के कहने पर ही सुनील को जान से मारा है। अब हमें गवर्नर को दिखाते हैं जो कि स्विमिंग पूल में नहा रहा था। थोड़ी देर बाद कुंवर सिंह गोवर्धन दास को फोन करके कहता है कि हमें आपकी सुरक्षा चाहिए, पर गोवर्धन दास कहता है कि तुम खुद को सरेंडर कर दो जिससे सीएम नवीन कुमार का जनता के सामने दाग धुल जाए, फिर वह उसको बचा लेंगे। यह सुनकर कुंवर सिंह समझ जाता है कि वह उसको उल्लू बनाकर हमेशा के लिए जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए वो गोवर्धन दास को कहता है कि हमसे पल्ला झाड़ने से पहले खुद की सोच लो क्योंकि महेंद्र
वापस आ गया है, जो कि जेल से भी गायब है। अगले सीन में गौरी शंकर की गर्लफ्रेंड सुंदरी दिलशाद मिर्जा को बताती है कि कुंवर सिंह गौरी शंकर को मिलने आ रहा है। तब मिर्जा सुंदरी से पूछता है कि तुम हमें इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हो, जिस पर सुंदरी कहती है कि उसको बदले में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि वह शादी करके अपना घर बसाना चाहती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुंवर सिंह गौरी शंकर से मिलने आया है। तब कुंवर सिंह गौरी शंकर को फोन करके जल्दी आने के लिए कहता है, पर सुंदरी गौरी शंकर को रिझाने लगती है। इधर मिर्जा छुपकर कुंवर सिंह को देख रहा था। फिर वह कुंवर सिंह के पास जाकर पूछता है कि मखदुमाबाद में जहरीली शराब बांटने का काम तुमको किसने करने के लिए कहा था। तब कुंवर सिंह कहता है कि वो मैंने नहीं किया। फिर मिर्जा कहता है कि फिर तो तुमने इलियास को भी उठाकर उससे मीडिया के सामने सच नहीं बुलवाया होगा। कुंवर सिंह दोनों बातों के लिए मना करता है। तब कहीं से दिलशाद मिर्जा को गोली लगती है और वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। अब दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह के आदमी एक दूसरे को मारने लगते हैं और इसी दौरान कोई कुंवर सिंह को भी जान से मार देता है। इसके बाद सीरीज में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ हम देखते कि रानी भारती का भाई सन्यासी ही उन सबको मार रहा था, जिसके बाद वह दिलशाद मिर्जा को भी जान से मार देता है। यानी कि ये सब रानी भारती ही करवा रही थी। उसके बाद सन्यासी अपने आदमी के साथ दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह की लाश के आगे शराब की बोतल रखकर चला जाता है। इधर रानी भारती सभी औरतों के साथ मिलकर समा चकवा त्योहार मनाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें 4 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ आशा बाल गृह में सुंदरी सिलाई का काम करती थी। तब रात को उस बाल गृह को संभालने वाली औरत आती है और सुंदरी उसके पास जाने लगती है। तब औरत कहती है कि आज मालिक ने कुसुम को बुलाया है, जो कि अभी नाबालिग थी। फिर जैसे बाल गृह का मालिक कुसुम के साथ इंटीमेट होने वाला होता है, तब सुंदरी आकर बाल गृह के मालिक की पीठ में कैंची मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मीडिया में न्यूज फैल जाती है कि कुंवर सिंह और दिलशाद मिर्जा की गैंग के बीच दारू के धंधे को लेकर झगड़ा हुआ और वह दोनों गैंग वॉर में मारे गए, जिससे नवीन कुमार के ऊपर भी उंगली उठने लगती है, क्योंकि दिलशाद मिर्जा नवीन कुमार की पार्टी का ही नेता था। तो शायद मिर्जा नवीन कुमार की मदद से शराब का धंधा चला रहा था, जबकि बिहार में दारू बैन थी। अब विधानसभा में रानी भारती की पार्टी पेपर में छपी खबर दिखाकर नवीन कुमार के सीएम पद से इस्तीफा की मांग करती है। तब नवीन कुमार कहता है कि उसने मिर्जा और कुंवर सिंह के डबल मर्डर के लिए जांच कमेटी बना दी है, जिसके 1 महीने बाद रिपोर्ट आने पर सब सच सामने आ जाएगा, जिसके बाद वह अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देता है। ये सब सुनकर नवीन की पार्टी के सभी नेता चौंक जाते हैं। तब तर्केश्वर बाबू और बैठा जी आपस में बात कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब नवीन कुमार का प्लान है कि 1 महीने के अंदर जांच कमेटी से क्लीन चिट लेकर वह दोबारा सीएम पद की शपथ लेगा, ताकि जनता को नवीन पर दोबारा विश्वास हो पाए। गवर्नर गोवर्धन दास अब टीवी पर नवीन के इस्तीफा की बात सुनकर चौंक जाते हैं कि ये नवीन ने क्या बवंडर कर दिया। जिसके बाद वे अपने पीए को कहते हैं कि नवीन कुमार को बता दीजिए कि गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। डीजीपी झा को भी पता था कि अब उनकी नौकरी जाने वाली है। थोड़ी देर बाद मार्टिन डीजीपी झा से मिलकर बात करता है कि वह उनकी नौकरी बचा सकते हैं। तब मार्टिन डीजीपी को बताता है कि जब वह नगर निगम का रूटीन ऑडिट कर रहा था, तब उसको एक फैक्ट्री के बारे में पता चला और जब मार्टिन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो उसने देखा कि वहाँ पर अंग्रेजी शराब बन रही है और वह फैक्ट्री राम कृपाल की है, जो कि गौरी शंकर का आदमी है। डीजीपी झा अब समझ जाते हैं कि शायद उस फैक्ट्री पर छापा मारने से उनकी नौकरी बच जाए। जिसके बाद डीजीपी अपनी पूरी टीम के साथ उस फैक्ट्री पर छापा मार के राम कृपाल को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राम कृपाल से डीजीपी को पता चलता है कि इसी फैक्ट्री की शराब लोगों में बांटी गई, जिससे मखदुमाबाद में जहरीली शराब पीकर लोग मारे गए और इन सब में गौरी शंकर का हाथ है। रानी भारती अब ये न्यूज जानकर थोड़ा खुश होती है। फिर इंस्पेक्टर धर्म अब मिर्जा के आदमी से पूछताछ करता है। तब उसको पता चलता है कि कुंवर सिंह की गौरी शंकर से मिलने की खबर सुंदरी ने दी थी, जो कि गौरी शंकर के पास ही रहती थी। नवीन कुमार अब अपने घर में काफी गुस्सा होता है और तर्केश्वर बाबू को कहता है कि उसको किसी भी हाल में सुंदरी और गौरी शंकर चाहिए। इधर प्रेम कुमार गौरी शंकर को उसके झारखंड की एक जगह पर छुपा देता है, ताकि पुलिस वाले गौरी शंकर को पकड़ न पाए। अगले दिन नवीन कुमार कीर्ति सिंह से मिलकर कहता है कि उनकी पार्टी उसको सीएम बना रही है और होली के दिन वह सीएम पद की शपथ लेगी। तब कीर्ति सिंह कहती है कि वह उसको शिकायत का मौका नहीं देगी। इधर इंस्पेक्टर धर्म अब सुंदरी के बारे में सब पता लगा लेता है कि सुंदरी ने आशा शेल्टर होम के मालिक पर जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद उसको 7 साल की सजा हुई। पर हाईकोर्ट के वकील ने उसको जेल से जल्दी छुड़ा लिया, जो बात उसको हजम नहीं होती, क्योंकि सुंदरी इतने बड़े वकील को कैसे हायर कर सकती है। तब डीजीपी झा धर्म से वकील का नाम पूछता है तो वह बताता है मनोहर लाल सिंह, जो कि रानी भारती का वकील है और सन्यासी की भी उसने बेल करवाई थी। ये सब जानकर डीजीपी और धर्म को काफी बड़ी गड़बड़ लगती है। जिसके बाद धर्म मचान बाबा के यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है। तब उसको पता चलता है कि एक अनजान औरत ने दुलारी यादव को ठंडा पिलाया, जिसके बाद ही दुलारी यादव मारा गया। धर्म अब डॉक्टर राजीव सिन्हा को पकड़कर थाने ले जाता है। फिर वह दुलारी यादव, दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह को मरवाने वाले का नाम पूछकर कहता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो पुलिस का डंडा ही सच निकलवाएगा। जिसके बाद डॉक्टर राजीव सिन्हा सब सच बता देते हैं। रात को डीजीपी झा और धर्म नवीन कुमार को बताते हैं कि सुंदरी को दिलशाद मिर्जा के पास गौरी शंकर ने नहीं बल्कि रानी भारती ने भेजा था और रानी भारती ने ही डबल मर्डर करवाया है। जिसके बाद धर्म एविडेंस की फाइल दिखाकर बताता है कि रानी भारती ने 3 साल जेल में रहकर वहाँ रह रहे जेल की औरतों के साथ दोस्ती करके उनको अपनी तरफ किया और प्लान करके उन सबसे ये सब काम करवाया, जिससे दुलारी यादव, दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह मारे गए। ऐसी 23 औरतें हैं जो कि रानी भारती के साथ जेल में थी, जिन्हें रानी भारती के वकील ने जेल से छुड़वाया है और उनको सिर्फ अभी तक 5 औरतों के बारे में ही पता चला है। पता नहीं बाकी की रानी भारती की फौज कहाँ और क्या कर रही होगी। नवीन कुमार को अब ये भी पता चलता है कि कीर्ति सिंह के यहाँ जो झिलमिल मौसी है वह भी रानी भारती के साथ जेल में थी और डबल मर्डर केस के बाद वह भी गायब है। नवीन कुमार अब समझ जाता है कि शायद कीर्ति सिंह भी अब रानी भारती से मिल गई है। अगले सीन में रानी भारती अपने सारे साथियों के साथ होली खेलती है। तब वहाँ पर कीर्ति सिंह भी आकर रानी भारती को रंग लगाकर गले मिलती है। फिर हमें पार्ट का सीन दिखाते
दिखाते हैं, जहाँ रानी भारती ने कीर्ति सिंह को उसके पति के असली कातिल के बारे में सब सच बता दिया था। जिसके बाद कीर्ति रानी भारती की तरफ हो गई थी और कीर्ति सिंह ने रानी भारती के बेटे जय को भी सब सच बता दिया था कि उसके पापा भीमा भारती को किसने मारा है, जिससे जय का उसकी माँ रानी भारती से सारा गुस्सा खत्म हो गया था और रानी भारती के अपने बच्चों के सामने इज्जत बढ़ गई थी। प्रेजेंट में अब सारी औरतें नाचते हुए होली मनाती हैं। फिर हम देखते कि इंस्पेक्टर धर्म कीर्ति सिंह के घर जाता है, पर वह वहाँ पर नहीं थी। नवीन कुमार ने भी गोवर्धन दास से मिलकर मुसाफिर बैठा को सीएम पद की शपथ दिलवा दी थी, जबकि नवीन कुमार ने पार्टी दल में कीर्ति सिंह को सीएम बनवाना घोषित किया था। दरअसल ये सब नवीन कुमार ने इसलिए किया ताकि कंट्रोल उसके पास ही रहे। जिसके बाद एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रानी भारती के साथ ही आपस में बात करते हैं कि नवीन कुमार ने बैठा जी को सीएम बनाकर सब उलटफेर कर दिया। रानी भारती मिश्रा जी से कहती है कि मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बल्कि इन औरतों की फिक्र है जिन्होंने उसका साथ दिया, क्योंकि नवीन अब उनको नहीं छोड़ेगा। तभी वहाँ पर रानी भारती के बच्चे आ जाते हैं, जिसमें जय भी था। जय अपनी माँ से गले मिलकर कहता है कि वह नवीन कुमार को छोड़ेगा नहीं। तब रानी जय को संभालती है कि तुम फिक्र मत करो, नवीन कुमार को हम देख लेंगे। अगले सीन में मिश्रा जी सीएम बैठा जी के पास जाकर मिलते हैं और रानी भारती की तरफ से बैठा जी को एक डील ऑफर करते हैं, पर बैठा जी तुरंत नवीन कुमार को फोन करके कहते हैं कि मिश्रा जी हमारे लिए कोई डील लेकर आए हैं, चलो साथ में सुनते हैं। जिसके बाद मिश्रा जी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वह समझ गए थे कि बैठा जी अब उनकी बातों में नहीं आएंगे। इधर गवर्नर गोवर्धन दास अब अपने घर के सारे नौकरों को निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि रानी भारती के लोग सब पे नजर रखे हुए हैं। क्या पता उनमें से कोई उनके यहाँ काम कर रहा हो जिससे उनकी जान को खतरा हो। थोड़ी देर बाद नवीन कुमार की बीवी और बेटा श्रवण कुमार गोवर्धन दास के पास आते हैं। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नवीन की बीवी और बेटे को किसी ने बता दिया कि नवीन कुमार ने ही भीमा भारती का मर्डर करवाया है। तब गोवर्धन दास नवीन कुमार की बीवी और बेटे को समझाते हैं कि नवीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लोग उसके बारे में बस अफवाह उड़ा रहे हैं ताकि उसका नाम खराब हो पाए। उसके बाद गोवर्धन दास नवीन कुमार को फोन करके कहता है कि वह कश्मीर जा रहे हैं और साथ ही उसकी बीवी और बेटे को भी ले जा रहे हैं, ताकि वह उसका माइंड फ्रेश करके उसको और उसकी फैमिली के बीच सब सही कर सके। अब हम देखते हैं कि बैठा जी किसी भी ऑफिसर को कोई भी काम या प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए फोन करते हैं। तब वह ऑफिसर कहता है कि नवीन कुमार ने मना किया है, जो कि बैठा जी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीएम होकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहे थे और सारा कंट्रोल नवीन कुमार के पास था। प्रेम कुमार अब बैठा जी के पास आकर मिलता है और कहता है कि आप सीएम पद पर होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जरा अपनी पावर को समझिए। रानी भारती अनपढ़ होकर भी जब सीएम बनी थी तो उसने सारा कंट्रोल ले लिया था और आपको तो यहाँ 30 साल का अनुभव है। आप जब तक सीएम पद से खुद नहीं हटोगे आपको कोई हटा नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस गौरी शंकर के पास जाकर उसको पकड़ लेती है, जबकि किसी को भी वहाँ का एड्रेस नहीं पता था। फिर जैसे ही पुलिस गौरी शंकर को बाहर लाती है, तब गौरी शंकर देखता कि पुलिस को उसकी जगह के बारे में प्रेम कुमार ने बताया है। तब गौरी शंकर प्रेम कुमार को कहता है कि तुमने हमको धोखा देकर सही नहीं किया, तुम भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाओगे और जल्दी मैं तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सुंदरी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद एक एक करके रानी भारती की सारी साथियां अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। पुलिस वाले जब उन सब औरतों से सच पूछते हैं, तब वह बताते हैं कि जब एक औरत जेल जाती है तो उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और कोई भी उनके परिवार से रिश्ता नहीं रखता। ऐसे बुरे समय में रानी भारती ने ही उनको और उनके परिवार वालों को संभाला है। किसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई तो किसी के बच्चों की नौकरी लगवाई, यहाँ तक कि बहुत सारी औरतों की बेटियों की शादी भी उन्होंने ही करवाई है। इसलिए वह रानी भारती के लिए जान भी दे सकती हैं और रानी भारती भी उन सब औरतों की तरह ही निर्दोष हैं। यह सब बताकर वह औरतें कहती हैं कि इतना कानून तो हमें भी पता है कि पुलिस स्टेशन में दिया हुआ बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता। इधर सीएम बैठा जी की अब जनता के सामने वाहवाही हो जाती है, क्योंकि उनके सीएम बनते ही जहरीली शराब का कांड सॉल्व हो गया था, साथ ही डबल मर्डर केस भी सॉल्व हो गया था, जिसमें दिलशाद मिर्जा और कुंवर सिंह मारे गए थे। जनता बैठा जी के बारे में कहने लगती है कि अगर बैठा जी ने कुछ ही दिनों में इतना अच्छा काम किया है तो वह कुछ सालों में बिहार का क्या हाल कर सकते हैं। ये सुनकर नवीन कुमार तर्केश्वर बाबू से बात करता है कि उसको बैठा जी के तेवर अब सही नहीं लग रहे हैं, उसको बैठा जी से सीएम पद अब वापस ले लेना चाहिए। तब जैसे नवीन कुमार बैठा जी को फोन करता है तो वह नवीन कुमार का फोन काट देता है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ था। नवीन कुमार अब गुस्से में सीएम बैठा जी के पास जाकर कहता है कि आपने हमसे बिना पूछे सारे डीएम, एसपी और चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, आप जल्दी अपना सीएम पद से इस्तीफा दीजिए। तब बगल से रानी भारती की आवाज आती है कि बैठा जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और सबसे बड़े मूर्ख तो तुम हो, जब तक बैठा जी को मेंढक समझ रहे थे, ये तो वो मगरमच्छ है जो अब तुम्हारी सीएम की कुर्सी खा जाएंगे। तब नवीन कुमार कहता है कि आपके साथ कोई विधायक नहीं आएगा और बिना विधायक के बैठा जी सीएम पद पर ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। तब रानी भारती कहती है कि उनकी पार्टी के सारे विधायक बैठा जी को सपोर्ट देंगे और तुम जेल जाओगे, क्योंकि सीएम बैठा जी ने मार्टिन के द्वारा बनाई हुई फाइल पर साइन कर दिया है। तब नवीन कुमार कहता है कि इस रिपोर्ट में बैठा जी का भी नाम है, जिस पर बैठा जी कहते हैं कि नहीं, पहले उस रिपोर्ट में नाम था, मतलब कि बैठा जी का नाम अब भीमा भारती के मर्डर से हटा दिया गया है। अगले सीन में नवीन कुमार गवर्नर के पास जाकर कहता है कि आप जल्दी बैठा जी को हटाकर हमें सीएम पद दिलवाइए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा विधायक हैं। तब गोवर्धन दास कहते हैं कि हम कल ही बैठा जी को सदन में बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं, बस अब तुम दोबारा बैठा जी जैसे किसी को सीएम मत बनाना। अगले दिन अब पुलिस वाले बैठा जी को गिरफ्तार करते हैं। तब बैठा जी बोलते हैं कि सिटिंग सीएम के ऊपर अरेस्ट वारंट कैसे आ गया। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अब आप एक्स सीएम बन चुके हो, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया है, जिसमें सारी लोकतांत्रिक पावर गवर्नर के पास आ जाती है। जिसके बाद पुलिस वाले बैठा जी को अरेस्ट करके ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रेम कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यूज में रिपोर्ट चल रही है कि सरकार ने मार्टिन डिक्का की रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है और भीमा भारती के सारे आरोपियों को जेल हो जाएगी। इधर जेल में गौरी शंकर प्रेम कुमार और बैठा जी को जेल में आता देखकर नाचने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसको जेल में डलवाया था। रानी भारती अब अपने पति भीमा भारती की मूर्ति
मूर्ति को साफ करके उस पे माला चढ़ाती है और सारी जनता रानी भारती जिंदाबाद के नारे लगाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद कीर्ति सिंह आती है। तब हमें पता चलता है कि कीर्ति सिंह बीमा भारती के केस में सरकारी गवाह बनकर सब सच बता रही है। नवीन कुमार अब गुस्से में गोवर्धन दास को फोन करके कहता है कि आपने राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया। तब गोवर्धन दास कहता है कि हमने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है और अब हम बिहार के किंग हैं। जिस पर नवीन कहता है कि हमने आज तक आपके जैसा हरामी नहीं देखा और गोवर्धन दास कहता है कि मैंने भी नहीं। जिसके बाद पुलिस वाले नवीन कुमार को पकड़कर जेल में ले जाते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ गोवर्धन दास नवीन कुमार की बीवी और बेटे के साथ कश्मीर घूमने गया था। तब मार्टिन और कीर्ति सिंह गोवर्धन दास से मिलते हैं। फिर कीर्ति गोवर्धन दास से कहती है कि आपने हमारे पति सुनील सिंह को क्यों मरवाया, लेकिन गोवर्धन दास इसके लिए मना कर देता है। फिर मार्टिन असली कहानी बताता है कि सुनील सिंह वीर सेना के नाम पर फंड जमा करता था। जब उसको पता चला कि गोवर्धन दास वीर सेना के नाम पर करोड़ों रुपए अंदर कर रहे हैं तो उसने सारी बात मुखिया को बताने की सोची। और जब सुनील मुखिया को सब सच बताने जा रहा था तब आपने महेंद्र राय को बोलकर सुनील सिंह को मरवा दिया, जिसका सारा सच कीर्ति सिंह को पता चल गया है। कीर्ति सिंह अब गोवर्धन दास को कहती है कि मन तो कर रहा है कि आपको यहीं पर मार दूं, पर हमने रानी भारती को वादा किया है कि आपका फैसला वही करेगी। अगले सीन में गोवर्धन दास रानी भारती से जाकर मिलते हैं। तब रानी गोवर्धन दास को धमकाकर कहती है कि वह सुनील सिंह का मर्डर एक्सपोज कर देगी और उसके पास गवाह भी है। साथ ही वह कहते हैं कि पहले आपके पास बीमा भारती डील लाए, फिर नवीन कुमार, और अब हम आपसे डील करना चाहते हैं। मतलब कि इस डील के कारण ही ये सब हुआ है और बीमा भारती के कातिल अब जेल के अंदर हैं। रानी भारती अब बीमा भारती की फोटो के आगे दिया जलाती है। तब रानी भारती के सामने बीमा भारती की आत्मा आकर कहती है कि अब आप पूरी तरह से पॉलिटिशियन बन गई हैं और आपका बदला भी पूरा हो गया है। तब रानी कहते हैं कि अब हम राजनीति छोड़कर गांव चले जाएंगे, मगर बीमा कहता है कि नहीं, अब आप चाहकर भी राजनीति छोड़ना चाहोगी पर राजनीति आपको नहीं छोड़ेगी। यह कहकर बीमा भारती की आत्मा कहीं गायब हो जाती है। रानी भारती अब जेल में नवीन कुमार और सारे नेता से मिलने जाती है। तब नवीन कहता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि हम खत्म हो गए हैं, क्योंकि 3 साल पहले बीमा भारती ने भी यही सोचा था और वह मारा गया। तब रानी कहते कि हम चाहते तो आप सबको मरवा सकते थे, पर कोर्ट में कीर्ति सिंह की गवाही के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। जिस पर नवीन कहता कि आपने तो उसी आदमी की मदद ली जिसने आपके पति भीमा पर गोली चलवाई थी और उसकी हत्या की साजिश में भी शामिल था। तब रानी कहते कि हर चीज का एक समय होता है। फिर रानी भारती टाइम देखती है और एकदम से इमरजेंसी सायरन बजता है। तब पुलिस वाले आकर रानी भारती को बताते हैं कि गवर्नर गोवर्धन दास की बॉडी स्विमिंग पूल में पाई गई है, जबकि उनको तो तैरना आता था और डॉक्टर का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया है। मतलब कि रानी भारती ने गोवर्धन दास को भी मरवा दिया। ये सब सुनकर नवीन और उसके सारे नेता चौंक जाते हैं कि रानी भारती कितनी खतरनाक पॉलिटिशियन बन गई है। उसके बाद रानी भारती अब पूरी सिक्योरिटी के साथ जेल से बाहर आती है और यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म होती है।